23 लेक्चर है जिसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स कंटिन्यूड एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मार्केट स्ट्रक्चर पिछले कुछ लेक्चर से स्टार्ट हुआ है, ये उसी की कंटिन्यूशन है और इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी शामिल है। तो पहला इसका टॉपिक है प्राइस स्टेबिलिटी इन नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोलीज व्हिच इज द किंग डिमांड कर्व। अब इसमें किंग डिमांड कर्व है। किंग डिमांड कर्व वहाँ होता है जब ओलिगोपोलीज में कॉल्यूजन नहीं होता। जब ओलिगोपोलीज में कॉल्यूजन नहीं होता तो एक तरह की प्राइस वॉर हो जाती है शुरू। जब एक फर्म जो है अपनी प्राइस बढ़ाती है तो बाकी कोई फर्म प्राइस नहीं बढ़ाती, और जब एक फर्म अपनी प्राइस कम करती है तो फिर बाकी फर्म्स भी अपनी प्राइस को कम करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक तरह की प्राइस वॉर हो जाती है। तो अब ये किंग डिमांड कर्व है, यहाँ इसके दो सेगमेंट हैं। अब किंग से ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे देयर इज इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड है, अगर एक फर्म अपनी प्राइस बढ़ाएगी तो बाकी फर्म्स अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएगी और फिर जो प्राइस बढ़ाने वाली फर्म है उसका रेवेन्यू डिक्लाइन होता जाएगा। लेकिन किंग से हम देखें तो इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड है। अगर एक फर्म ने अपनी प्राइस गिरा दी प्रोडक्ट्स की तो फिर बाकी फर्म्स भी जो है वो प्राइस गिराएंगी और फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, सबका रेवेन्यू जो है वो फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो दो सेगमेंट है इस किंग डिमांड कर्व के, और ये नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर होता है। अच्छा, नन प्राइस कंपटीशन भी होता है ओलिगोपोली में। जहाँ एक तरफ प्राइस कंपटीशन होता है जिसको प्राइस वॉर कहा जाता है, तो नन प्राइस कंपटीशन भी होता है। उसमें क्या होता है कि दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं उनके जरिए कंपटीशन किया जाता है। जैसे एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर हैं, अच्छी से अच्छी एडवर्टाइजिंग दिखा के आपस में कंपटीशन कर रही होती हैं फर्म्स। नाउ दी ओलिगोपोली एंड दी पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट की अगर हम बात करें ओलिगोपोली के अंदर, तो फर्म जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं और मोनोपोली की तरह हो सकती है ओलिगोपोली भी, अगर फर्म जो है आपस में कोलाइड कर जाएं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो तमाम फर्म जो है वो उनको मोनोपोली वाले एडवांटेजेस हासिल हो जाते हैं। नाउ दी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अच्छा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है नॉर्मेटिव इश्यूज से। व्हाट शुड बी, यानी क्या होना चाहिए। और ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो यूज करती है माइक्रो इकोनॉमिक टेक्निक्स ताकि डिटरमाइन करे एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है इकोनॉमी के अंदर। और ये जो ब्रांच है ये एनालाइज करती है सोशल वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टर्म में सोशल वेलफेयर को एनालाइज किया जाता है, उसका तजिया किया जाता है। जाहिर बात है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स है तो इसके अंदर सोशल वेलफेयर को एनालाइज किया जा रहा होता है। नाउ द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब ये वर्ड तो हो सकता है आपके अब तक समझ में आ गया हो, मार्जिनल का मतलब क्या? इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग से मुराद ये है कि कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल टीवी कमर्शियल, यानी कि हर एडिशनल जो एड चल रहा है टीवी पे या न्यूज़पेपर पे, उसकी जो कॉस्ट एक फर्म को बेयर करना पड़ रही है, उठाना पड़ रही है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब मार्जिनल का मतलब तो हो गया एक्स्ट्रा, और प्राइवेट का मतलब है किसी फर्म की कॉस्ट, किसी कंपनी की कॉस्ट। तो मार्जिनल का मतलब हो गया एक्स्ट्रा और प्राइवेट का मतलब हो गया किसी फर्म की कॉस्ट। तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग वो कॉस्ट हुई जो एडिशनल कॉस्ट एक फर्म को पे करना पड़ रही है, बेयर करना पड़ रही है किसी एड के लिए, वो चाहे टीवी का हो चाहे वो न्यूज़पेपर का हो। नाउ द मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अच्छा, अब सोशल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट तो वो होती है जो सोसाइटी को बॉर्न करना पड़ती है, पूरी की पूरी सोसाइटी। अब ये आपने प्राइवेट कॉस्ट का पढ़ा, अब ये है मार्जिनल कॉस्ट। तो सॉरी, सोशल कॉस्ट पूरी सोसाइटी को बेयर करना पड़ती है। और जब हम मार्जिनल सोशल कॉस्ट की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा सोशल कॉस्ट, जो एक्स्ट्रा सोशल कॉस्ट सोसाइटी को बेयर करना पड़ती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। अब ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आया है एक्सटर्नैलिटीज का। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे आप समझ जाएंगे। अब एक्सटर्नैलिटीज जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी। एक्सटर्नैलिटीज होता क्या है कि कुछ एक्टिविटीज होती हैं किसी एक फर्म की या किसी एक इंडिविजुअल की, उसका सोसाइटी पे जो असर पड़ रहा होता है दूसरे लोगों पे सोसाइटी के, उसको हम एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। फॉर एग्जांपल, आपने अगर गार्डन लगाया अपने घर में और उस गार्डन के अंदर कई सारे फूल लगाए हैं आपने, जिसके रोज भी शामिल है और कई सारे दूसरे फ्लावर्स भी शामिल है। अब रोज की जो खुशबू है वो आपके घर से निकल के आपके नाइबर्स तक जा रही है, अब उनको भी फायदा हो रहा है उस खुशबू से। तो ये जो है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है, उन्होंने उसके लिए कोशिश नहीं की लेकिन उसका उनको फायदा हो रहा है, तो ये तो हो गई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की यहाँ जो एग्जाम्पल दी हुई है और उसी का ग्राफ भी इन्होंने दिया हुआ है कि एक केमिकल प्रोडक्शन की एक कंपनी है, वो जो है केमिकल बनाती है। लेकिन अब जाहिर बात है जब जहाँ पे केमिकल बनता है तो उससे कई सारे हार्मफुल किस्म के, टॉक्सिक किस्म के मटेरियल्स भी निकलते हैं, यूजलेस किस्म के, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है।
अब वो ज़ाहिर बात है ऐसा मटेरियल है जिसको अगर दरिया में डालते हैं तो वो ऐसा है कि उससे फ़िश भी मर सकती हैं और ज़ाहिर बात है अगर कोई फार्मर वगैरह यूज़ कर रहा है तो उससे फसल वगैरह भी ख़राब हो सकती है। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे ऑन द वाई एक्सिस प्राइस ऑफ केमिकल मौजूद है एंड ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ केमिकल प्रोड्यूस्ड टू दी क्वांटिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट, यानी कि रेशियो दिया गया है क्वांटिटी ऑफ केमिकल प्रोड्यूस जो हो रहा है और टू द क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट, यानी कि केमिकल प्रोड्यूस की कितनी क्वांटिटी है पॉल्यूशन के मुकाबले में। तो अब इसका मार्जिनल रेवेन्यू का ये आप देख सकते हैं, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये इसका एवरेज रेवेन्यू विच इज द डिमांड एंड द मार्जिनल कर्व यहाँ जा रहा है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट का कर्व ये है। अब नॉर्मली जो फर्म प्रोड्यूस करेगी वो इस पॉइंट पे करेगी जहाँ पे MC इज इक्वल्स टू MR होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा कि MC इज इक्वल्स टू MR पे प्रोडक्शन होती है, तो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी और ये उसका प्राइस होगा, यानी P1 प्राइस होगा और Q उसकी क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम देखें मार्जिनल सोशल कॉस्ट को, ये तो हो गई मार्जिनल कॉस्ट जो कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। प्राइवेट कॉस्ट तो आपको पता होगा वो कॉस्ट जो फर्म को बेयर करना पड़ रही है। लेकिन अगर मार्जिनल सोशल कॉस्ट को रखा जाए सामने तो ये कर्व ऊपर बनेगा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर, जिसको मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट भी कह रहे हैं। इसके ऊपर मार्जिनल सोशल कॉस्ट का बनेगा क्योंकि मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज्यादा है। अब मार्जिनल सोशल कॉस्ट तो ज्यादा है तो इस वजह से कर्व बन गया ऊपर। अब जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट का कर्व यहाँ ऊपर आ गया तो जब इसको हम मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर लेंगे तो इतनी क्वांटिटी यानी क्वांटिटी कम हो जाएगी प्रोडक्शन की और प्राइस उसके बढ़ जाएंगे। तो ये अगर मार्जिनल सोशल कॉस्ट को सामने रखा जाए तो फर्म को इतनी कॉस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहिए और प्राइस P1 से ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि होना भी चाहिए क्योंकि ये केमिकल प्रोडक्शन की एक इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, फर्म है। तो ये था कॉन्सेप्ट एक्सटर्नैलिटी का। नाउ दी ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन से मुराद वो लेवल है प्रोडक्शन का जिसमें एक्सटर्नैलिटी को फुली इंटरनलाइज कर लिया जाता है। एक्सटर्नैलिटी क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी असरात हैं एक फर्म से, जो भी फायदे होते हैं सोसाइटी के लोगों को या फिर नुकसान होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटीज। अच्छा, एक्सटर्नैलिटीज को फुली इंटरनलाइज कर लिया जाता है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और इसके अंदर एग्जांपल दी गई है कि इक्विलिब्रियम जो है वो प्राइस और क्वांटिटी का वहाँ डिटरमाइन होता है जहाँ पर इंटरसेक्शन होती है मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व, जहाँ मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व और मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से, वहाँ पे जो है वो क्वांटिटी और प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब टैक्स सब्सिडी क्या है? टैक्स सब्सिडी जब मिलती है किसी भी प्रोडक्ट पे तो उससे क्या होता है कि प्राइस जो है उसमें कमी आती है और जो सप्लाई कर्व होता है वो वर्टिकली अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। नाउ दी मार्केट फेलियर क्या है? मार्केट फेलियर का मतलब इम्परफेक्शन इन दी प्राइस सिस्टम, यानी कि खराबी होना प्राइस सिस्टम में कुछ इस तरीके से जिसकी वजह से एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो रुक जाए, उसको हम कहते हैं मार्केट फेलियर। यानी जो रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन जो हो रही है, मुख्तस जो किया जा रहा है कि इस काम के लिए ये रिसोर्सेज, इस चीज़ के लिए ये रिसोर्सेज, तो डिफरेंट प्रोडक्ट चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, तो उनके अंदर भी एफिशिएंटली तरीके से जितना ज़्यादा एफिशिएंट होता है उतना बेटर होता है उसकी एलोकेशन होना। लेकिन मार्केट फेलर होने की वजह से वो एलोकेशन जो है वो एफिशिएंट नहीं हो पाती। नाउ द मेरिट गुड विच इज़ द गुड गुड, यानी कि ये वो गुड होता है जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको लें, उसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो सबसे अच्छी एग्जांपल दी गई है वो एजुकेशन की दी गई है। गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेशन लोग ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, तो उसकी पूरा का पूरा एक यहाँ पे ये डायग्राम, एक ग्राफ दिया गया है जिसके जरिए बताया गया है। अच्छा, अगर हम इसको देखें मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, इसकी जो मार्जिनल मार्जिनल प्राइवेट जो बेनिफिट है इसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, एक तरफ तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने और एक तरफ दिया हुआ है इन्होंने प्राइस, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर इन्होंने यहाँ क्वांटिटी दिया हुआ है। तो इसकी जो क्वांटिटी डिटरमाइन की जाएगी, अगर यहाँ देखें मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट पे, तो जो इसकी क्वांटिटी डिटरमाइन की जा रही है वो डिटरमाइन की जाएगी यहाँ पे, जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। तो इतनी क्वांटिटी Q1 क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी एजुकेशन की, और प्राइस जो डिटरमाइन हुआ है वो होगा P3। लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी F और K की, ये जो है सब्सिडी, तो प्राइस जो है वो P3 से P1 पे आ गए, लेकिन इसका मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज़्यादा है, सॉरी मार्जिनल सोशल बेनिफिट।
तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से इसका कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर। जब ये इसका कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसकी कॉस्ट P1 से P2 पे हो जाएगी। अब बज़ाहिर ये कॉस्ट ज़्यादा लग रही है कि ज़्यादा हो गई, लेकिन जब गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देगी तो ये L से S पॉइंट पे आ जाएगी। जब ये L से S पॉइंट पे आ गई तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, वो हो गई Q2 और इसके प्राइस रह जाएंगे सिर्फ P0। तो ये है मेरिट गुड जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, इस पर सब्सिडी देगी और गवर्नमेंट चाहेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गुड को यूज़ कर सकें। तो ये हुआ मेरिट गुड। अब है पब्लिक गुड। अच्छा, पब्लिक गुड क्या है? पब्लिक गुड वो गुड है जो मार्केट फुलफिल नहीं कर सकती। मार्केट से मुराद यानी कि अभी यहाँ पे भी एक एग्जांपल से आपकी समझ में आ जाएगा कि ये जो है स्ट्रीट लाइट की मिसाल ले ली जाए। स्ट्रीट लाइट ऐसी चीज़ है या फिर नेशनल डिफेंस, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप मार्केट के ऊपर अगर छोड़ दें कि मार्केट में कोई फुलफिल करेगा, कोई रोज़ाना लाइट्स ऑन करेगा या नेशनल डिफेंस के लिए कोई तैयारी करेगा, कोई मतलब प्रोवाइड करेगा नेशनल डिफेंस के लिए एसेट्स भी और साथ में जितने भी सोल्जर वगैरह हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पब्लिक गुड ऐसी चीज़ होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ही स्ट्रीट लाइट्स भी प्रोवाइड करेगी, नेशनल डिफेंस भी प्रोवाइड करेगी, और ये ऐसा गुड होता है जो नॉन राइवल होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। यानी कि अगर एक शख्स ने स्ट्रीट लाइट यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरा शख्स नहीं यूज़ कर पाएगा। पूरा मोहल्ले में जहाँ पे स्ट्रीट लाइट जली हुई है, पूरा मोहल्ले में वहाँ लाइट जो है सबको लाइट मिलेगी, और अगर एक ने लाइट इस्तेमाल कर ली तो इसका मतलब नहीं है कि लाइट ख़त्म हो जाएगी। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल भी होता है और नॉन राइवल भी होता है। 24th लेक्चर है और इसके अंदर वेलफेयर इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड है। पिछले लेक्चर से ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स का टॉपिक स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले इसमें है मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये जो टॉपिक था ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आया था, जिसके अंदर पूरा का पूरा एक सर्कुलर फ्लो था कि फर्म को ज़रूरत होती है फैक्टर्स की, और हाउस होल्ड जो है वो फर्म से जो है वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय करते हैं जो फर्म प्रोड्यूस करती है। और हाउस होल्ड जब फैक्टर्स को सप्लाई करते हैं यानी कि लेबर को, तो फर्म जो है वो उसके बदले क्या रिवॉर्ड करती है? वेजेस वगैरह रिवॉर्ड करती है। तो पूरा का पूरा एक फ्लो चल रहा है, सर्कुलर फ्लो चल रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर का। फर्म को जो है वो फैक्टर्स मिल रहे हैं और हाउस होल्ड को जो है वो इनकम यानी कि वेजेस वगैरह मिल रही है। नाउ द डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो डिमांड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जैसे कि लेबर है वो ड्राइव डिमांड होती है। जो चीज़ लेबर बनाता है, जब उन चीज़ों की डिमांड होगी तो लेबर की भी डिमांड होगी। नाउ द लीजर, लीजर से मुराद वो टाइम है जो वर्किंग में नहीं होता, यानी ऐसा टाइम जिस पे वर्कर जो है जिस वक्त रिलैक्स होता है, आराम वगैरह कर रहा होता है या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जैसे कि या तो उसने सो रहा है वो, या इंटरटेनमेंट वगैरह में है वो बिजी, तो लीजर उस टाइम को कहा जाता है। नाउ दी मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क, अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। मार्जिनल यूटिलिटी तो आपने पढ़ लिया होगा अब तक, लेकिन अब है मार्जिनल डिसयूटिलिटी। अब ये मार्जिनल डिसयूटिलिटी कब होती है? पहले तो ये समझा जाए कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है वेज रेट के दरमियान और जो लेबर जो आवर्स प्रोवाइड कर रहा है उसके दरमियान, यानी कि जितनी ज़्यादा लेबर जो है वो आवर्स काम करेगा उतनी ज़्यादा उसके जो वेज रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि वो जो कर्व है, जो नॉर्मली तो ये पॉजिटिवली कर्व है, आवर्स उसके बढ़ते जाएंगे, लेबर्स के वर्किंग आवर्स और वेज रेट जो उसका बढ़ता चला जाएगा, तो ये तो पॉजिटिवली कर्व है। लेकिन ये कर्व नेगेटिवली स्लोप भी हो सकता है मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स की वजह से। मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क में ये होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो वर्किंग आवर्स होते हैं लेबर के, जो वर्किंग ऑफ लेबर होती है। जब एडिशनल टाइम होता है तो जो है वो वर्क जब यानी कि जब एक एडिशनल इजाफा हुआ किसी एक आवर का, नॉर्मली जब एडिशनल इजाफा होता है वर्किंग आवर का तो वो पॉजिटिवली स्लोप होता है, लेकिन मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क की वजह से एडिशनली जब टाइम ऐड होता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वर्किंग ऑफ द लेबर पे, तो उसी को हम कहते हैं मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क। सो नाउ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको पता होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग है वो है लीजर। अब लीजर क्या है ये तो आपको बता दिया गया था, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग से मुराद ये हो गया कि
वर्कर काम कर रहा है। अब वो जो काम करने का टाइम है उसकी जगह वर्कर कुछ और भी कर सकता था। अब वो जो कुछ और करके वो काम कर रहा है तो उसने एक तरह से कॉस्ट पे की है। वो सो भी सकता था, रिलैक्सेशन भी कर सकता था, एंटरटेनमेंट भी वो कर सकता था। तो एंटरटेनमेंट ना करने की वजह से, ना सोने की वजह से उसने अब काम कर रहा है वो भी एक कॉस्ट पे कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग। नाउ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर। अब ये आपके सामने सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर दिया गया है। अब यहाँ पर एक वेज रेट दिखाया गया है W1 का, और ये H1 दिखाया गया है वर्क आवर्स वर्क। अब एक्स तक जो वेज रेट बढ़ती जा रही है, तो इसमें तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स डोमिनेट करेगा, यानी कि वर्कर जो है वो वर्क करना चाहेगा। जब तक एक्स तक वेज बढ़ेगी तो वर्कर जो है वो वर्क करना चाहेगा, लेकिन जैसे ही एक्स को क्रॉस कर लेगी तो इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स कर जाएगा, यानी इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि अब वर्कर जो है वो काम करना नहीं चाहेगा, वर्कर चाहेगा थोड़ी रिलैक्सेशन करें। तो ये एक जो है इसको कहा गया है, ये है सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर। कि डिमांड जो सप्लाई है वो तब तक बढ़ेगी जब तक वेज एक्स तक बढ़ेगी। जैसे ही एक्स को क्रॉस कर जाएगी वेजेस, तो सप्लाई बढ़ने के बजाय क्या होगा कि वर्कर्स जो है वो रिलैक्सेशन को पसंद करेंगे, ज़्यादा काम करना जो है वो वर्कर छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी वेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो इस चीज़ को दिखाया गया जिसको कहा जाता है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। Now the value of marginal product of labor which is VMPL। तो जो value of marginal productivity of labor है उसको इस फार्मूला से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्या है MPPL multiply by PI, P which is the profit and the MPPL which is the marginal productivity of labor, marginal physical productivity of labor. सो इट इज इक्वल टू MRPL। अब ये MRPL के बराबर है जब P इज इक्वल टू MC, यानी कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। अदरवाइज ये जो है वो VMPL जो है वो यानी कि वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट ऑफ लेबर ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर से। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है लेबर और लैंड और कैपिटल के दरमियान, वो ये है कि लेबर को सिर्फ रेंट पे लिया जा सकता है, उसको परचेज नहीं किया जा सकता, जबकि कैपिटल और लैंड ऐसी चीज़ें उनको परचेज भी किया जा सकता है और रेंट पे भी लिया जा सकता है। अब रेंट क्या है, रेंट वैसे तो आपको पता होगा रेंट का मतलब क्या है, लेकिन इकोनॉमिक्स की जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई उसके मुताबिक ये एक पीरियोडिक पेमेंट होती है, यानी एक पीरियड वाइज पे किया जाता है एज अ रिवार्ड, और ये एक रिवार्ड है फॉर हायरिंग ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब उस पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल एक महीने का पीरियड है, नॉर्मली मंथली पेमेंट ही होती है रेंट की, तो वो महीना एक पीरियड है, तो उस पीरियड की अंदर पेमेंट की गई उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए, और वो एक रिवार्ड है, जाहिर बात है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने का एक रिवार्ड है, तो उसी को हम रेंट कहते हैं। नाउ द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग। जब भी डिसीजन लिया जाता है कैपिटल या लैंड को परचेज करने के लिए, तो वो डिसीजन लिया जाता है नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेस के ऊपर। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू में होता क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकाली जाती है, डिस्काउंटिंग की जाती है इसके अंदर, यानी किसी भी ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में मिलने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को निकाला जाता है कि प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है। तो अब उसका पूरा एक फार्मूला होता है और डिस्काउंटिंग का प्रोसेस किया जाता है। डिस्काउंटिंग का प्रोसेस जो है उसके थ्रू कन्वर्टिंग की जाती है स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इनटू अ प्रेजेंट वैल्यू। जो स्ट्रीम होती है फ्यूचर इनकम्स की और एक्सपेंसेस की, उसको प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी फ्यूचर में जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे उनको प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग करना। तो अब इसका जो एग्जाम्पल यहाँ दी गई है इसके मुताबिक जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो है 10%, और जो फार्मूला है वो आपके सामने दिया हुआ है डिस्काउंटिंग का, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, वो है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द सम, सबमिशन या सम इसको कहा जाता है, सिग्मा भी कहा जाता है इस साइन को। सो नाउ द एक्स आई एंड 1 प्लस आर एंड डी आई। सो आई रिप्रेजेंट करता है एयर को, सो एक्स आई का मतलब है इन अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द ईयर आई। अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो होगी, इन्वेस्टमेंट जो की होगी उससे जो अर्निंग आ रही होगी उसको हम कहेंगे एक्स आई,
और जो रेट ऑफ डिस्काउंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और एक्स ये इसका मतलब है, सिग्मा का मतलब है सम। सो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि प्रेजेंट वैल्यू मशीन की जो जनरेट करती है 1000 फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए वो 1000 को जनरेट कर रही है, यानी इतनी इससे अर्निंग आ रही है हमें। और फिर उसके बाद उस मशीन को जो है वो एज अ स्क्रैप बेच दिया जाता है 1000 रुपीज़ में जब 4 ईयर एंड हो जाता है। तो नाउ दी एयर 1 प्लस एयर 2 प्लस एयर 3 प्लस एयर 4, चारों साल की हम ऐड करेंगे। ऐड इसी वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ सबमिशन दिया गया है, सम दिया गया है। इस साइन की वजह से हम 4 साल की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम चारों साल की ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ईयर लेंगे हम, ईयर 1 लेंगे। इनकम जो आ रही है हमें, अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो आ रही है 1000 की, यहाँ 1000 आ रहा है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर आई, 1 प्लस आर। अब 1 में हम ऐड करेंगे आर, आर क्या है, डिस्काउंट रेट, वो है 10%, 10% का मतलब है 0.1। सो 1 प्लस 0.1 जब ऐड होगा तो वो क्या देगा, 1 प्लस 1.1, एंड दी पावर इज दी आई विच इज द एयर 1। एयर 1 आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एयर को, ही मैंने बताया था। इसी तरह से एयर 2 के अंदर भी वही चीज़ आ जाएगी, क्योंकि अर्निंग हर साल जो है वो 1000 हो रही है, एंड दी 1 प्लस आर आ जाएगा, फिर दी आई रिप्रेजेंट करेगा एयर को विच इज़ दी एयर 2, देन दी एयर 3 एंड दी एयर 4। जब सबको ऐड कर लेंगे तो जो हमारे पास आ रहा है 3852। अब इस कॉस्ट से अगर कम पे मशीन होती है, इससे कम में हमें मशीन मिलती है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम मशीन को बाय नहीं करेंगे। और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू माइनस परचेज कॉस्ट। अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, इसमें से हम माइनस कर देंगे परचेज कॉस्ट और नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नाउ द इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट या इंटरनेट प्रोडक्ट का इसका मतलब है कि स्टडी करना है किस तरीके से इकोनॉमिक के प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होते हैं प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में इन तमाम प्रोडक्ट्स की। कौन सी प्रोडक्ट्स की, जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं या इंटरनेट प्रोडक्ट हैं। अब जब से इन्वेंशन हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस आया है तो इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट काफ़ी कम होती चली गई है, और जब से इंटरनेट आया तो इन्फॉर्मेशन की कॉस्ट बहुत ही कम हो गई है। और इंटरनेट के आने के बाद तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन ज़ीरो हो गई है। जो मार्जिनल कॉस्ट है इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वो ज़ीरो हो गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर वेब के ऊपर कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट, तो एक बार लॉन्च होने की ही कॉस्ट आएगी, बाकी उसको जितने भी कस्टमर परचेज करते हैं उस कॉस्ट को, उस प्रोडक्ट को, तो उसके ऊपर कोई एडिशनल चार्जेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक कोर्स बना के डाल दिया किसी ने नेट के ऊपर रिकॉर्ड करके, अब उस कोर्स को एक बार बनाने की कॉस्ट आएगी। उस कोर्स को एक बार कोर्स बन गया है, एक ही बार कॉस्ट आएगी। अब उसको जितने भी स्टूडेंट्स परचेज करते चले जाएंगे तो उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन जीरो हो गई है इंटरनेट के आने के बाद, सिर्फ एक बार ही कॉस्ट लगती है। नाउ दी एक्सपीरियंस गुड, एक्सपीरियंस गुड वो होते हैं जिनके एक्सपीरियंस जो है, लोग जो है वो यूज़ करने से पहले, परचेज करने से पहले थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसी है। ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स ज़्यादातर सेल होती हैं वो एक्सपीरियंस गुड ही होते हैं। अब बहुत सी आपने देखा होगा कंपनीज भी और साथ में कोर्सेज जो सेल हो रहे होते हैं वहाँ ऑनलाइन प्रोडक्ट पे फ्री ट्रायल मिलते हैं, फ्री ट्रायल मिलता है बहुत से प्रोडक्ट्स पे, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे। अब वो फ्री ट्रायल इसी वजह से मिलता है ताकि कस्टमर्स जो है वो ट्राई कर लें प्रोडक्ट का, और जब उनको प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो वो उसको बाय कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल दी गई है कि एक ऑनलाइन कोर्स जो है इकोनॉमिक्स का वो डिज़ाइन किया और उसको नेट पर डाल दिया। अब वो कोर्स जो बनने की टोटल कॉस्ट आई वो आई 50,000, 50,000। अगर 50 स्टूडेंट्स ने वो कोर्स खरीदा तो एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट क्या आई, 1000। 100 स्टूडेंट ने खरीदा 50,000, सॉरी 50,000 टोटल कॉस्ट है तो 500 आ गई। इसी तरह से 300 स्टूडेंट्स खरीदते हैं वो कोर्स तो 166 उसकी कॉस्ट आएगी। अब ये तो कॉस्ट आ रही है। नाउ दी, अब यहाँ दिया गया है एक एग्जांपल दी गई है हमें ग्राफ के थ्रू कि हमारी जो टोटल कॉस्ट आई, हमारा जो कोर्स है वो 175 स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हम देखें, 175 स्टूडेंट्स हमारा कोर्स खरीद रहे हैं और पर स्टूडेंट हमारी जो कॉस्ट पड़ती है वो है 300 रुपीज़। लेकिन हम जिस जगह कोर्स बेच रहे हैं उस जगह पे कोई स्टूडेंट 300 से ऊपर नहीं पे कर रहा। 175 स्टूडेंट खरीद रहे हैं हमसे वो कोर्स और सिर्फ 250 रुपीज़ पर स्टूडेंट हमें मिल रहा है कोर्स।
तो इसी वजह से हमारा लॉस हो रहा है 50 रुपीज़ पर स्टूडेंट, यानी कि टोटल जो हमारा लॉस हो रहा है वो ये हो रहा है। तो अब ये ग्राफ के अंदर भी बताया गया है कि किस तरीके से ये 175 स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया है और 300 रुपीज़ हमारी पर स्टूडेंट कॉस्ट आई, जबकि एक्चुअल जो हमें रिसीव हुआ है रेवेन्यू पर स्टूडेंट है वो ओवर 250। तो ये इतना हिस्सा पूरा जो है ये सारा लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये लॉस को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब इस लॉस को हम चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। ये जो डिमांड कर्व जा रहा है, इस डिमांड कर्व को हम किसी तरह शिफ्ट करवा दें अब ऊपर की तरफ शिफ्ट करवा देंगे तो लॉस खत्म हो जाएगा। अब किस तरीके से शिफ्ट हो सकता है, ये इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपीरियंस प्रोडक्ट, इंटरनेट की जो प्रोडक्ट्स होती है एक्सपीरियंस प्रोडक्ट, हम फ्री ट्रायल ऑफर करें, उससे कस्टमर्स जो है वो देखेंगे कि प्रोडक्ट अच्छी है तो फिर वो और बाय करेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये हो गया अपनी प्रोडक्ट को एक लिमिटेड एरिया में ऑफर नहीं करें, जहाँ जहाँ भी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट है तो पूरी वर्ल्ड में भी ऑफर की जा सकती है। तो जहाँ जहाँ ऑफर कर सकते हैं वहाँ इस प्रोडक्ट को ऑफर करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उससे जो है वो लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। 25 लेक्चर है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ ली है और माइक्रो इकोनॉमिक्स इस कोर्स के अंदर कंप्लीट हो गई है। अब है आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मैक्रो लेवल है, यानी जो चीज़ें आपने माइक्रो लेवल पे पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के अंदर उसी को आप मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने फर्म्स और हाउस होल्ड वगैरह के बारे में पढ़ा था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे, यानी कि नेशनल इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ेंगे, पूरी की पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की एज अ सब्जेक्ट बात करें तो सबसे पहले जो इसको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट किया गया टीचिंग करना, वो स्टार्ट हुआ था 1940 में। इन्फ्लुएंस के बाद ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैनियार्ड कीन्स के, जब जॉन मैनियार्ड कीन्स ने इन्फ्लुएंस किया इस बात के ऊपर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उसको अलग से उसको जो है समझा जाए और उसको एनालाइज किया जाए। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके मुताबिक ये एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसके अंदर परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में डील किया जाता है नेशनल इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी होती है किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की, उसकी परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर और बिहेवियर के बारे में डील किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब है इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आपने डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, यहाँ पर आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलेगी। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो तमाम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है किसी इकोनॉमी में एट अ पर्टिकुलर पीरियड, एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी भी एक खास पीरियड में किसी तमाम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होगी उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो ये पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। और इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स सप्लाई करती हैं इकोनॉमी के अंदर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसकी टोटल वैल्यू को जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। एग्रीगेट डिमांड तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई करती हैं फर्म्स, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको कहा जाता है। अब है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो फर्स्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? वो हैं एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, थॉमस मैल्थस, जॉन स्टुअर्ट मिल। और कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक जब एक्सपेंड करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को, तो कुछ डेफिनेशन के मुताबिक विलियम पेटी, जोहन हेनरिच और कार्ल मार्क्स को भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में शामिल किया जाता है। ये वो इकोनॉमिस्ट थे जो सबसे ज़्यादा पहले जो आने वाले इकोनॉमिस्ट थे दुनिया के अंदर, जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट को जाना जाता है वो इकोनॉमिस्ट थे। सबसे पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। और ये एसेंशियली तौर पे माइक्रो इकोनॉमिस्ट ही थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अप्लाई की। इनके मुताबिक कोई भी अगर मैक्रो लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है, यानी कि पूरी इकोनॉमी पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम होती है, उस वजह से आती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश की मैक्रो लेवल पे जाके। नाउ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट का रोल क्या था क्लासिकल इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स के अंदर? गवर्नमेंट का रोल जो है वो लेसेस फेयर था, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था।
मार्केट जो है वो सेल्फ रेगुलेट मार्केट कंसिडर की जाती थी, जो प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करती थी, क्योंकि 1930 से पहले कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया है ग्रेट डिप्रेशन के बाद। जब ग्रेट डिप्रेशन आया है 1929 के बाद, तो उसके बाद जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आना शुरू हुआ है। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड भी दिया था, जो एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस कराया था 1776 में। अब ये इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट ये था कि जो मार्केट होती हैं वो अपने आप को खुद रेगुलेट करती हैं। अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है अपने आप को खुद रेगुलेट कर लेती है। कभी भी अगर सरप्लस हो जाए, यानी कि डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो जाए, या फिर शॉर्टेज हो जाए, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, तो मार्केट ऑटोमेटिकली अपने आप को खुद ही रेगुलेट कर लेती है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड। ये कॉन्सेप्ट जो दिया है ये एडम स्मिथ ने दिया था, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर का कॉन्सेप्ट था। और एक और लॉ था क्लासिकल का, जिसको कहा जाता है सेस लॉ। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। तो ये कॉन्सेप्ट था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। नाउ दी फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट है क्या, पहले इसको समझे। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं किसी इकोनॉमी में वो फुली एम्प्लॉयड होते हैं, यानी उनको फुली यूज़ किया जा रहा होता है, फुली यूटिलाइज किया जा रहा होता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में होता है। अगर कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो एक टेम्परेरीली होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से होती है कि हाई वेज रेट की वजह से होती है। तो ये मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ये तो क्लासिकल का एक लॉ है जो आपको ऊपर भी बताया गया है। नाउ द क्लासिकल व्यूज अबाउट ग्रेट डिप्रेशन। अब ग्रेट डिप्रेशन के बारे में क्लासिकल्स का क्या कहना था। क्लासिकल रीडिंग ऑफ द थ्री प्रॉब्लम्स। क्लासिकल रीडिंग जो थी वो थ्री प्रॉब्लम्स के बारे में थी ग्रेट डिप्रेशन के। लो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही थी उस दौरान, हाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, और लो आउटपुट, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा था बहुत कम हो रहा था। तो क्लासिकल के मुताबिक इन्वेस्टमेंट लो थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो इन्वेस्टमेंट लो होती है, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा होता है, तो इस वजह से लोन कम लिया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था लोनेबल फंड्स मार्केट के अंदर, जहाँ से लोन लिया जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू दी फ्री मार्केट मैकेनिज्म इन दी लेबर मार्केट। और अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से हाई थी, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्री मार्केट मैकेनिज्म का लेबर मार्केट में। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वेजेस जो है वो मार्केट क्लियरिंग लेवल तक नहीं गिर पा रही थी, क्योंकि क्लासिकल का मानना है कि हाई वेज रेट से ही अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो यहाँ भी इन्होंने यही बात की कि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से लेबर मार्केट के अंदर वेजेस जो है वो उस रेट तक नहीं गिर पा रही थी जो मार्केट क्लियरिंग लेवल है, उस लेवल तक वेजेस गिर नहीं पा रही थी। तो ये कहना था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। लेकिन हुआ क्या कि क्लासिकल मॉडल जो है वो फेल हो गया और कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सका जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल हो गई ग्रेट डिप्रेशन के दरमियान, तो फिर किन्जियन इकोनॉमिक्स आ गई, जिसको किन्जियनिज्म या किन्जियन थ्योरी भी कहा जाता है। ये थ्योरी बेस करती है जॉन मैन्यार्ड कीन्स के आइडियाज़ के ऊपर, जो कि 20वीं सेंचुरी के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने प्रोड्यूस किया मिक्स इकोनॉमी का, ऐसी इकोनॉमी जो कि मिक्स इकोनॉमी है जिसमें स्टेट का और प्राइवेट सेक्टर का दोनों को इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। क्लासिकल ने तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी, यहाँ पे कीन्स ने गवर्नमेंट को भी इम्पोर्टेंस दी। और कीन्स के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर सकती है डिमांड जो है वो मैक्रो लेवल के ऊपर, यानी पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो डिमांड है। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो गिर गई थी। वो डिमांड कहाँ से आएगी, वो डिमांड गवर्नमेंट लेकर आएगी। तो कीन्स ने जो है कुछ इस तरह से सजेशन दिए, कुछ ऐसी सजेशन दिए कि गवर्नमेंट इस तरीके से अपनी पॉलिसी को एडवाइस करे ताकि इन तमाम सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। नाउ द कीन्सियन व्यूज अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन। कीन्स व्यूज ऑन द ग्रेट डिप्रेशन एंड व्हाट नीडेड टू बी डन वाज डिफरेंट। जो व्यूज दिए कीन्स ने कॉजेस के ऊपर ग्रेट डिप्रेशन के, और व्हाट नीडेड टू बी डन वाज डिफरेंट, और जो करने की ज़रूरत थी उन दोनों में फ़र्क था। यानी जो ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज आए
उसके बारे में कीन्स के जो व्यूज़ थे और जो करना था उस वक्त ज़रूरी, उसके अंदर फ़र्क था। ही बिलीव डैट, कीन्स के मानना था कि ओवर आर्किंग प्रॉब्लम जो है लो डिमांड की और स्टैटिक पैसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना कि डिसइक्विलिब्रियम जो आ रहा था लोनेबल फंड्स में, लेबर में और गुड मार्केट में। तो डिसइक्विलिब्रियम के बजाय जो इन तीन चीज़ों में डिसइक्विलिब्रियम आ रहा था, लोनेबल फंड्स में, लेबर में और गुड मार्केट में, इन तीनों के बजाय ओवर आर्किंग जो प्रॉब्लम थी लो डिमांड की और स्टैटिक पैसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन की, इन दोनों को देखने की ज़रूरत है। तो इन दोनों को देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, इन दोनों को देखने की ज़रूरत है निस्बत के डिसइक्विलिब्रियम के। तो कीन्स के मुताबिक जो है वो लो डिमांड लो इन्वेस्टमेंट इस वजह से थी क्योंकि फर्म्स की जो बेरिश एक्सपेक्टेशन थी सेल करने के बारे में उनकी प्रोडक्ट की, वो ये थी कि फर्म्स जो है वो उनको ये देखने की ज़रूरत थी कि उनके पोटेंशियल बायर की पास पैसा है और विलिंगनेस टू बाय है अपनी प्रोडक्शन करने से पहले। यानी कि फर्म प्रोड्यूस तब करे जब वो ये देखे कि उसका जो बायर है, पोटेंशियल जो बायर है, क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, जो गुड्स अवेलेबल है मार्केट में, वो ख़रीद सकता है और वो ख़रीदना चाहता है। तो इस चीज़ को फर्म को देखने की ज़रूरत थी। इसी वजह से अगर हायर सेविंग की बात की थी क्लासिकल ने, तो कीन्स के मुताबिक ये था कि हायर सेविंग से क्या होगा, कंजम्पशन जो है वो लो होगी, और लो होने से जाहिर बात है क्या होगा, कंजम्पशन लो होगी तो जो प्रोडक्शन होगी वो कंज्यूम नहीं हो पाएगी। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन ये निकली कि हाउस होल्ड को कन्विंस किया जाए अपनी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए और सेविंग को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाएंगे और सेविंग कम करेंगे तो उससे डिमांड बढ़ेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट हाई थी क्योंकि लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है वो फर्दर एंड फर्दर अवे होता जा रहा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। ये इस वजह से नहीं था कि वेजेस जो है वो रुकी हुई थी मार्केट क्लियरिंग लेवल से, यानी कि मार्केट क्लियरिंग लेवल से ज़्यादा थी वेजेस, इस वजह से नहीं था डिसइक्विलिब्रियम, बल्कि इस वजह से था कि मार्केट क्लियरिंग लेवल ही गिरता जा रहा था। जैसे जैसे वेज गिरती थी वहाँ मार्केट क्लियरिंग लेवल गिरता जाता था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना यह था कि मार्केट क्लियरिंग लेवल तक वेज गिर नहीं रही है, जबकि कीन्स ने यह बताया कि मार्केट क्लियरिंग लेवल गिरता जा रहा है जैसे जैसे वेज गिर रही है। और ये इस वजह से था क्योंकि वेज कम होने से कंज्यूमर की अर्निंग और उसकी स्पेंडिंग पावर जो है उसमें भी कमी आती जा रही थी। जाहिर बात है जब वेज गिरेगी तो उसकी अर्निंग में भी कमी आ जाएगी और उसकी जो स्पेंडिंग पावर है उसमें भी कमी आती चली जाएगी। तो उसका जो पॉलिसी रिकमेंडेशन आई वो ये आई, हायर मनी पेमेंट्स टू कंज्यूमर्स, हायर मनी पेमेंट्स होनी चाहिए, मिलनी चाहिए कंज्यूमर को, शुड बी गिवन आउट पॉसिबली बाय द स्टेट, जो कि स्टेट के ज़रिए मिल सकती है ताकि उनकी जो एबिलिटी टू बाय है उसको बढ़ाया जा सके। अब एबिलिटी टू बाय बढ़ाई जाएगी तो जाहिर बात है उससे डिमांड बढ़ेगी। 26 लेक्चर है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टार्ट हो चुका है पिछले लेक्चर से ही और इस लेक्चर के अंदर भी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्लासिकल और कीन्सियन इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, और पिछले लेक्चर में भी क्लासिकल और कीन्सियन के बारे में बात हुई थी। इस लेक्चर के अंदर इनके 3 मेजर डिफरेंसेस के बारे में बात होगी, जो कि है लेबर मार्केट का, मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स एंड द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। अगर लेबर मार्केट के हम डिफरेंसेस की बात करें तो क्लासिकल व्यू जो है लेबर मार्केट के बारे में उसको कुछ समझते हैं इस ग्राफ की मदद से। तो क्लासिकल व्यू के मुताबिक जब डिमांड यहाँ है, ये आप देख सकते हैं, ये डिमांड ऑफ लेबर का कर्व है और ये सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व है, ये इसकी वेज है और ये यहाँ लेबर है। अब नेगेटिव शॉक जब आता है मार्केट के अंदर तो उससे क्या होता है कि लेबर की जो डिमांड होती है वो DL स्टार से DL प्राइम पे चली जाती है। अब वो डिमांड गिर जाती है, जब डिमांड गिर जाती है तो डिमांड जो है लेबर की कम होना शुरू हो गई। लेकिन जब वेजेस फॉल होती हैं, अगर वेजेस फॉल कर जाए तो दोबारा डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, दोबारा DL स्टार पे चली जाएगी, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चली जाएगी। यानी इसके मुताबिक ये है कि अगर डिमांड लेबर की गिरना शुरू हो जाती है, कोई भी नेगेटिव डिमांड शॉक आता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वेजेस गिर जाएँ, वेजेस गिरा दी जाएँ तो दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव की जा सकती है वेजेस गिरा के। ये कॉन्सेप्ट है क्लासिकल व्यू लेबर मार्केट के बारे में।
और एक्सेस सप्लाई जब होती है लेबर की, जब लेबर की एक्सेस सप्लाई हो जाती है लेबर मार्केट में, तो उससे जो है वो वेजेस जो है वो गिरना शुरू हो जाती हैं, वेजेस जो है गिरती चली जाती हैं जब भी एक्सेस सप्लाई लेबर की होती है। तो ये व्यू है क्लासिकल व्यू लेबर मार्केट के बारे में। नाउ द किन्सियन व्यू क्या है? किन्सियन व्यू डिफरेंस है। अगर किन्सियन व्यू को देखें तो इसके मुताबिक जब भी लेबर डिमांड जो वो गिरी और अगर उसके बाद वेजेस गिरती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी वेजेस गिरती हैं तो इससे क्या होता है कि एक नेगेटिव व्यू देखती है फर्म जो है हमेशा। जब भी एक्सेस सप्लाई होती है लेबर की मार्केट के अंदर और प्रेशर होता है वेज के ऊपर, तो फर्म जो है वो देखती है उस प्रेशर और वेज रेट को फॉलिंग इन अ नेगेटिव वे। यानी होता क्या है कि अगर वेज रेट गिरा दी जाए, अगर लेबर सप्लाई ज़्यादा हो रही है और वेज रेट अगर गिरा दिया जाए, अगर वेज रेट गिरता रहेगा तो उससे क्या होगा, वेज रेट गिरने से फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं होगी, बल्कि होगा ये कि जो लेबर हैं वो कंज्यूमर भी हैं। क्लासिकल ने लेबर्स को सिर्फ एज अ लेबर देखा, कंज्यूमर नहीं देखा। कीन्स ने लेबर को एज अ कंज्यूमर भी देखा। अगर लेबर की वेजेस गिरती है तो उनकी परचेजिंग पावर भी गिरेगी, और उससे क्या होगा, जब परचेजिंग पावर गिरेगी तो जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, तो फर्म जो है वो गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी ज़्यादा, तो फिर फर्म के पास इंसेंटिव नहीं होगा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होगा तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा डिमांड जो है वो लेबर की गिरेगी और ये गिरती चली जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी। यानी कि वेजेस गिरने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लोग गरीब होते जाएंगे, जो लेबर है वो कंज्यूम नहीं कर सकेगा। जब कंज्यूम नहीं करेगा तो जाहिर बात है वो जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स को, उसको भी परचेज नहीं करेगा। अब जब उसको परचेज नहीं करेगा तो फर्म भी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, फर्म की भी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होना कम हो जाएंगे। जब गुड्स प्रोड्यूस कम होना शुरू होंगे तो लेबर की डिमांड भी जारी बात है कम होती जाएगी। तो इससे क्या होगा, वेजेस गिरती चली जाएगी, वेजेस भी गिरती चली जाएगी, डिमांड ऑफ लेबर जो है वो गिरती चली जाएगी। तो जब एक बार वेज गिरती है तो उससे डिमांड ऑफ लेबर भी गिरती चली जाती है। ये व्यू दिया है फर्म ने। जबकि क्लासिकल का व्यू ये था कि अगर वेज गिरेगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर ली जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा क्लासिकल और किन्सियन का लेबर मार्केट का। नाउ द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। अब जो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं क्लासिकल व्यू में और किन्सियन व्यू में। तो पहले ही समझे कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स क्या है। ये वो मार्केट है जहाँ से पैसा मिलता है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलता है, यानी लोन्स मिलते हैं, बैंक से लोन मिलता है। तो बैंक जो है वो मार्केट है लोनेबल फंड्स की। डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं, जो डिपॉजिटर है जिनको इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो सप्लाई कर रहे हैं फंड्स को, और बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जिनको चाहिए होता है, जिन बिजनेस को जो लोन चाह रहे होते हैं वो डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया गया है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है आर स्टार। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे सप्लायर जो है यानी हाउस होल्ड सेव करना चाहेगा पैसे को, और इन्वेस्टर जो है वो डिमांड करना चाहेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर सप्लायर सप्लाई करना चाहेगा और इन्वेस्टर जो है वो डिमांड करना चाहेगा, ये वो इंटरेस्ट रेट है। ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। लेकिन क्लासिकल के मुताबिक इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा था, जाहिर बात है जब डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन, तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से फंड्स जो है वो बोरो नहीं कर रही थी फर्म्स, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। तो क्लासिकल का ये मानना था कि इंटरेस्ट रेट को इस तरीके से गिराया जाएगा कि फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा। जब फंड ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होंगे तो जाहिर बात है बैंक के पास बहुत ज़्यादा फंड होंगे, तो फिर बैंक इंटरेस्ट रेट गिरा देगा। तो क्लासिकल के मुताबिक जब ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगी तो ये जो है S1 हो जाएगा, जो सप्लाई का कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट पे, S1 हो गया। अब जब राइट पे शिफ्ट हो गया तो वो R स्टार से R1 हो गया है, तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। तो ये जो है क्लासिकल का मानना था लोनेबल फंड्स के बारे में, कि सप्लाई बढ़ा दी जाएगी जब फंड्स की, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाएगा और इन्वेस्टर के लिए फिर फंड्स जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होगा, इन्वेस्टर ज़्यादा फंड ले सकेंगे और उनको कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। लेकिन जब कीन्स की व्यूज़ को हम देखें तो कीन्स का व्यूज़ दूसरा था। अब कीन्स का जो व्यू था उसके मुताबिक अगर सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा तो साथ में डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, और उससे क्या होगा, डिमांड जो है वो गिर जाएगी। अब डिमांड किस तरह से गिरेगी,
क्लासिकल ने कहा कि ज़्यादातर लोग सेव करें, जब ज़्यादा लोग सेव करेंगे तो उससे फंड्स की सप्लाई ज़्यादा होगी और बैंक इंटरेस्ट रेट गिरा देंगे। लेकिन क्लासिकल ने डिमांड साइड को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब कीन्स ने डिमांड कर्व को भी दिया है कि डी नोट से डी वन में डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, डिमांड गिरना शुरू हो जाएगी। अब लोग ज़्यादा पैसा अगर सेव करना शुरू करेंगे तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे। अब जब लोग स्पेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिमांड गिरना शुरू होती जाएगी। तो कीन्स ने इस बात को हाईलाइट किया। तो यही फ़र्क है मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स में कि क्लासिकल ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर दिया जाए, फंड को सेविंग बढ़ा दी जाए तो इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा। जबकि कीन्स का ये कहना है कि अगर सेविंग बढ़ा दी जाएगी फंड्स को सप्लाई करने के लिए तो लोग कंजम्पशन कम कर देंगे, और कंजम्पशन कम करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, डिमांड गिरती चली जाएगी। तो ये था कीन्स का व्यू। नाउ दी एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड आपको पिछले लेक्चर में भी बताई गई थी कि टोटल जो डिमांड होती है इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको कहा जाता है। अब इस आपने डिमांड कर्व तो पढ़ा होगा, डिमांड कर्व भी इसी तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी इसी तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और कीन्स और क्लासिकल में दोनों के अंदर ये एक ही तरह का कर्व है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसके 3 इफेक्ट्स हैं, उसकी डिटेल आगे आ जाएगी। नाउ व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जिस तरीके से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप करता है, जैसे कि आपने देखा। लेकिन क्यों करता है, 3 इफेक्ट हैं इसके, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, वेल्थ इफेक्ट एंड द परचेजिंग इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफेक्ट। तो अब तीनों को देखते हैं एक एक करके। तो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ये है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक देता है, जो जब जैसे आपने अगर कभी डिपॉजिट करवाया है पैसा बैंक में, और बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है उसको कहा जाता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जब कभी भी इन्फ्लेशन होती है, महंगाई बढ़ती है, तो जाहिर बात है जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिले, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा होता है जब महंगाई बढ़ती है। अब जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो उसका क्या असर होता है कि इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा मिल रहा है, डिपॉजिटर को तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जब महंगाई में इजाफा हुआ। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा होता है, डिपॉजिटर ने इन्वेस्ट के लिए सप्लाई किया फंड्स को, यानी डिपॉजिट किया डिपॉजिटर ने, और जो पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है वो इन्वेस्टर लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा इंटरेस्ट देकर। तो अब जो इंटरेस्ट देने वाला है, जो इन्वेस्टर है, वो क्या करेगा, जब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा तो जाहिर बात है वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। तो महंगाई होने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उससे इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। तो ये था पहला इफेक्ट डिमांड एग्रीगेट डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग का। दूसरा इफेक्ट ये है कि वेल्थ इफेक्ट। वेल्थ इफेक्ट क्या है कि जब भी प्राइस बढ़ते हैं चीज़ों के, इन्फ्लेशन जब भी होती है, तो उससे क्या होता है, लोग अपने आप को पुअर महसूस करते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि हम पहले जो चीज़ें जितनी हम खरीद रहे थे अब उतनी चीज़ें हम नहीं परचेज कर सकते। तो जाहिर बात है उससे क्या होता है कि एग्री जो परचेजिंग पावर होती है उसमें कमी आती है, और उनकी जो कंजम्पशन है उसमें भी जाहिर बात है कमी आती है। तो इसको हम कहते हैं वेल्थ इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट है इंटरनेशनल परचेजिंग पावर या कॉम्पिटिटिवनेस इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी प्राइस बढ़ती है प्रोडक्ट की, तो जाहिर बात है प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली भी सेल होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में सेल होती है। तो जब इंटरनेशनली कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो जो फॉरेन कंट्री है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में सेल होती है, यूके में या यूएस में, अब वहाँ जब ये नोटिस किया जा रहा है कि पाकिस्तान से आने वाली प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो इस बात को नोट कर लेंगे और फिर वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और कंट्री की प्रोडक्ट उठाएंगे जहाँ की प्रोडक्ट पाकिस्तान की प्रोडक्ट से सस्ती होगी। तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल परचेजिंग पावर इफेक्ट, यानी इंटरनेशनली एक इफेक्ट आ रहा है परचेजिंग पावर के अंदर। तो ये 3 इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। नाउ द फैक्टर दैट शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड। अब कौन से फैक्टर्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है वो शिफ्ट होता है, यानी लेफ्ट या राइट। तो पहला जो उसका शिफ्टर है वो है कंज्यूमर बिकम मोर विलिंग टू स्पेंड। जब कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करना चाहता है उससे क्या होगा, राइट शिफ्ट कर जाएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहता है, वो ऐसा होता है अक्सर फेस्टिवल के अंदर, जैसे ईद है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। पहला तो ये हुआ। दूसरा इसका जो फैक्टर है वो है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है। जब फर्म्स देखती हैं कि हालात अच्छे हैं किसी भी कंट्री के बिजनेस के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसका नतीजा क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जिन चीज़ों
पैसा जब इन्वेस्ट होता है तो जाहिर बात है इन्वेस्ट हुआ तो कई सारी चीज़ें उससे खरीदी जाएंगी इन्वेस्टमेंट से, तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती रहेगी। नाउ दी गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर और रिड्यूस टैक्सेस, जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो सारी बातें उससे तो डिमांड हमेशा ही बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड हमेशा बढ़ती है जब गवर्नमेंट जब भी स्पेंड करती है या फिर टैक्सेस में कमी आती है उससे। एंड द लास्ट रीजन इज दी फैक्टर इज दी नेट एक्सपोर्ट राइज एट ऑल प्राइसेस, जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाती है तब भी जो है वो डिमांड का शिफ्ट हो जाता है। 27 लेक्चर है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटिन्यूड। इस लेक्चर में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई द क्लासिकल व्यू। अब एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पे जो डिफरेंस था क्लासिकल का और किन्जियन का, वो पिछले लेक्चर में भी चल रहा था। वहाँ एग्रीगेट डिमांड की बात हुई थी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व दोनों का एक ही होता है, क्लासिकल का और किन्जियन का। लेकिन जब अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो वो दोनों का डिफरेंट है। जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है क्लासिकल का, वो बिल्कुल जो है वो वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है। इसमें एग्रीगेट सप्लाई जो है यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद बिल्कुल फिक्स रहती है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट कर्व है, वर्टिकल कर्व है। जबकि अगर इसमें डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाता है, जैसे 80 से 81 हो गया और फिर 82 हो गया, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइस में इजाफा होगा। P0 से P1 हो गया और P2 हो गया, तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती क्लासिकल व्यू के मुताबिक। लेकिन सिर्फ एक तरीका होता है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने का, वो होता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर दिया जाए। शिफ्ट किन सूरतों में हो सकता है कर्व, कि न्यू रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए, नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाए, या फिर वेज रेट। तो यही सूरतें हैं, यही कंडीशन है जिनमें एग्रीगेट सप्लाई का कर्व शिफ्ट हो सकता है। अदरवाइज अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है इकोनॉमी में तो एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सिर्फ प्राइस में इजाफा होता जाएगा। जबकि किन्जियन का व्यू अगर हम देखें तो किन्जियन का व्यू अलग है एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। दो सेगमेंट है कर्व के जो किन्जियन व्यू है एग्रीगेट सप्लाई का, एक है सेगमेंट 1 और एक है सेगमेंट 2। अब सेगमेंट 1 जो है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले का, और सेगमेंट 2 है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद का। तो जो सेगमेंट 1 है वो तो है हॉरिजॉन्टल, और जो सेगमेंट 2 है वो वर्टिकल है। तो अब अगर सेगमेंट 1 की अगर हम बात करें तो उसमें जब भी कभी डिमांड यानी बढ़ती है, अगर एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ रही है किसी भी वजह से, तो विदाउट इंक्रीजिंग प्राइस को बढ़ाए बगैर डिमांड को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब QF के बाद जो Q स्टार यहाँ पे दिया गया है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइस बढ़ाकर ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जाएगी। अब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो फिर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई जाएगी। वो कुछ इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है एग्रीगेट सप्लाई के ओवर टाइम दिया जाए, लेबर्स हैं या मशीनरी है उनसे ओवर टाइम करवाया जाए। ओवर टाइम वगैरह के थ्रू जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी एक्स्ट्रा जो सप्लाई है उसको एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है ओवर टाइम करवा के। और जाहिर बात है जब ओवर टाइम करवाया जाएगा तो उसमें उनको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। तो इसी वजह से जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी तो उसके बाद जब भी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाया जाएगा तो उसको बढ़ाने के लिए प्राइस भी फिर बढ़ेगी। जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो विदाउट इंक्रीजिंग प्राइस एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। नाउ द कीन्जियन डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज। अब जो कीन्जियन डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज है इसके मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। यानी कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। यानी कि महंगाई बढ़ेगी तो बेरोज़गारी में कमी आएगी, बेरोज़गारी में कमी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी। ये कीन्जियन डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ हैं। लेकिन हुआ क्या, 1970s के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आई जब ऑयल प्राइस शॉक हुआ। जो ओपेक कार्टेल था उसने प्राइस ठीक ठाक बढ़ा दी, और ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टैगफ्लेशन आ गया। स्टैगफ्लेशन से मुराद ऐसी सिचुएशन जिसमें एक तरफ महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, उसको हम कहते हैं। जबकि इससे पहले 1950s और 60s में तो ऐसा हुआ था कि बहुत सी गवर्नमेंट ने कीन्जियन जो पॉलिसीज़ थी उसको अप्लाई किया था साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के अंदर। जब कभी भी रिसेशन वगैरह आता था, डिमांड गिर जाती थी, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ाती थी, और उससे ज़ाहिरी बात है क्या होता था कि
डिमांड बढ़ती थी और एनकरेज करती थी प्राइवेट सेक्टर को कि वो भी ये करें, स्पेंडिंग बढ़ाएं और डिमांड बढ़ जाती थी। लेकिन 1970s में जब शॉक आया, ऑयल प्राइस शॉक, तो किन्सियन की जो पॉलिसीज़ वगैरह थी वो फेल होना शुरू हो गई। तो उसी दौरान जो है वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आए कुछ, जैसा कि सबसे अहम जो स्कूल ऑफ थॉट आया वो आया मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट। अब वो दिया मिल्टन फ्राइडमैन ने। उसके मुताबिक ये था कि इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फिनोमेना है, यानी कि अगर पैसे की सप्लाई यानी कि पैसा ज़्यादा बढ़ जाए इकोनॉमिक ग्रोथ से ज़्यादा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में महंगाई बढ़ती है। पैसा ज़्यादा सप्लाई हो गया, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कम हुई, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर महंगाई बढ़ती है। इसके अलावा रियल बिजनेस साइकिल स्कूल आया 1970s के अंदर, इसको भी काफ़ी गेन मिली। और इसके मुताबिक जो है वो आउटपुट के अंदर फ्लक्चुएशन आती है टेक्नोलॉजी शॉक की वजह से। टेक्नोलॉजी शॉक का मतलब है कोई एक मेन इवेंट ऐसा आ गया जिसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इकोनॉमी को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है। तो एक ऐसा इवेंट आ जाता है कि उससे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इकोनॉमी और वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। रैशनल एक्सपेक्टेशंस स्कूल में क्या था, ये भी 1970s के दरमियान जो है ये भी उसी पीरियड में आया कि इसके मुताबिक जो है वो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो रैशनल होंगी। कीन्स के अपोजिट, जो कीन्स की स्टैटिक एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस था उसके अपोजिट होगी। और जो इसमें क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होगी वो, और साथ में सिर्फ पास्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी बेस करेगी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी, तो उसको कहा जाएगा रैशनल एक्सपेक्टेशंस। नाउ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड न्यू किन्सियन इकोनॉमिक्स स्कूल, ये है इसके बारे में कि वेयर आर वी टुडे। अब हम कौन से स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आया, उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन आया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट फेल हो गया, तो फिर किन्सियन इकोनॉमिक्स आया। उसके बाद किन्सियन इकोनॉमिक्स के बाद 1970 में मिल्टन फ्राइडमैन ने मॉनेटरिज्म की थ्योरी दी। और ये जो मॉनेटरिज्म की थ्योरी थी ये काफ़ी हद तक क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर बेस करती थी। तो ये तो थी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। और फिर न्यू क्लासिकल के बाद न्यू किन्सियन स्कूल ऑफ थॉट आया, जिसके अंदर न्यू किन्सियंस ने इस बात को हाईलाइट किया कि मार्केट फेलियर एट मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल, मार्केट फेलियर जो होता है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक्स और कोऑर्डिनेशन फेलियर की वजह से होता है। तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो पॉसिबल है, कुछ मीनिंगफुल गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकती है, इस बात का उन्होंने कहा। क्योंकि जाहिर बात है किन्सियन स्कूल ऑफ थॉट के अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी, क्योंकि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं थी। तो न्यू किन्सियन स्कूल ऑफ थॉट जो है वो किन्सियन इकोनॉमिक्स थॉट के ऊपर ही बेस करता है, लेकिन उसकी एक तरह की एक्सपेंशन है, उसको एक्सपेंड करके न्यू किन्सियन स्कूल ऑफ थॉट बनाया गया। जैसे कि न्यू क्लासिकल थॉट था तो इसी तरह से न्यू किन्सियन स्कूल ऑफ थॉट आया, और यही वो स्कूल ऑफ थॉट है जो आज फॉलो किया जा रहा है, जहाँ आज हम हैं। का 28 लेक्चर है जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसमें सबसे पहले है द यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तो ये जो डेटा है इसका काफ़ी मिसयूज़ भी किया जाता है, काफ़ी मिसरिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो 8 तरीके हैं इस डेटा को यूज़ करने के। पहला तरीका तो ये है कि डेटा जो है वो सिलेक्टिवली भी यूज़ किया जा सकता है। सिलेक्टिवली से मुराद ये है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को हटा के कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है कि इन्फ्लेशन एज अ होल माइट हैव इंक्रीज बट फूड इन्फ्लेशन माइट हैव फॉलन, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ रही है लेकिन फूड यानी कि खाने की चीज़ों के अंदर महंगाई गिर रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से दिखाती है कि जैसे हम खाने की चीज़ों की इन्फ्लेशन गिर रही है तो गवर्नमेंट सिर्फ उतना ही इस चीज़ को दिखाएगी कि खाने की चीज़ों की जो प्राइस गिर रही है उसको दिखा के कहेंगे कि महंगाई गिर रही है। तो डेटा माइट बी यूज सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है डेटा। ओवरऑल तो महंगाई बढ़ी लेकिन सिर्फ एक चीज़ की प्राइस गिरने पर गवर्नमेंट ये शोर करेगी जैसे पूरी इकोनॉमी में महंगाई कम हो रही है। दूसरा ये कि ग्राफ्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल्स के जरिए दिखाया जाता है। तो अब ग्राफ्स को कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा कि जो चेंजेस आ रही है इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकता है आए, लेकिन हमें लगे कि चेंजेस बहुत कम आ रही है।
तो ग्राफ्स के थ्रू इस तरीके से भी दिखाया जाता है कि दिखने में हमें कुछ और लग रहा है और असल में कुछ और चेंजेस हो रही हैं। चेंजेस बहुत ज़्यादा रही हैं इकोनॉमी में, लेकिन हमें लग रहा है कि चेंजेस बहुत कम आ रही हैं इकोनॉमी में। तो दूसरा तो यही यूज़ हो गया। तीसरा ये कि वैल्यूज माइट बी यूज एब्सोल्यूट बट नॉट प्रोपोर्शनेट। वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट यूज की जा रही है, प्रोपोर्शनेट नहीं। प्रोपोर्शनेट का मतलब है यानी कि परसेंटेज में वैल्यूज यूज नहीं की जा रही, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज की जा रही है। एब्सोल्यूट से मुराद ये है कि मनी टर्म में, पैसे की टर्म में वैल्यूज यूज की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर इनकम टैक्स लगा है, 1 लाख इनकम थी तो 10,000 लगा था, कितना हो गया 10% टैक्स हो गया। लेकिन जब इनकम हुई 1,80,000, अब इतनी ज्यादा इनकम बढ़ने के बावजूद टैक्स सिर्फ बढ़ा 4,000, तो 14,000। अब दिखने में तो टैक्स बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये टैक्स जहां पहले 10% था अब 8% या उससे भी कम रह गया है। अब जो अपोजिशन होगी वो इस तरह से प्रेजेंट करेगी इस फिगर को कि टैक्स जो है वो बढ़ रहा है, हालांकि वो टैक्स बढ़ा नहीं है, एक्चुअली उसकी परसेंटेज कम हो गई है। तो इस तरीके से भी इस डेटा को मिसयूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट यूज इज द क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माइट बी इग्नोर्ड। अब क्वेश्चंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इग्नोर किया जा सकता है। इग्नोर से मुराद जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से कि ये शो किया जाएगा कि ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वेल्थ बढ़ रही है, यानी कि दौलत में इजाफा हो रहा है। लेकिन वो असल में जो दौलत में इजाफा हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो रिच बिकम रिच। जो अमीर लोग हैं वो तो बहुत ज़्यादा अमीर होते चले गए, लेकिन जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। अब जो अमीर हैं उनकी दौलत की वजह से, बढ़ने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा जो है वो वेल्दी हो रही है, अमीर होती जा रही है, जैसा कि हमारे कंट्री में हो रहा है। तो अमीर जो है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा होता है कि इकोनॉमी ओवरऑल वेल्थी हो रही है, लेकिन जो पुअर हैं वो पुअर होते चले जाते हैं। एंड the another misrepresentation is the data might be nominal or real। अब डेटा नॉमिनल है या रियल, और रियल और नॉमिनल का मतलब ये है कि नॉमिनल डेटा जो होता है वो मनी टर्म्स में होता है, सिर्फ मनी टर्म्स में होता है। फॉर एग्जांपल ये कि इकोनॉमी अगर मनी टर्म्स में देखा जाए तो मनी टर्म्स में हो सकता है इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जीडीपी अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन थी तो नेक्स्ट ईयर 1.1 मिलियन आ गई। लेकिन रियल टर्म्स में अगर हम बात करें तो हो सकता है कि जीडीपी जो है वो बड़ी नहीं है, सिर्फ वो मॉनेटरी फिगर्स के अंदर बढ़ गई मनी टर्म्स में। अब वो मनी टर्म्स में किस वजह से बढ़ गई, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ने की वजह से। लेकिन जो प्रोडक्शन है एक्चुअली वो सोसाइटी के अंदर वो ग्रो नहीं हुई। तो एक्चुअली में ग्रो तो हो नहीं रही, लेकिन जो मनी टर्म्स है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ग्रो हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि डेटा माइट बी नॉमिनल और द रियल। अब डेटा जो है वो रियल डेटा या नॉमिनल डेटा, इसकी डिटेल तो आपको आगे आके समझ में आती रहेगी जब आप पढ़ेंगे नॉमिनल और रियल के बारे में कि रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा पॉइंट। नाउ द सर्टेन टाइम पीरियड्स माइट बी एक्सक्लूडेड। कुछ टाइम पीरियड उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है फॉर 1990 से 1995 में 4.5%। अब ये काफ़ी बड़ी है इकोनॉमी, लेकिन जब 88 से 97 तक हम देखते हैं तो 3.5 यानी कि कम बढ़ी है। अब क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ 5 साल का डेटा है जबकि वहाँ इतने सारा ईयर्स का डेटा है, तो जाहिर बात है इसमें भी एक फ़र्क आता है। फ़र्क आएगा जब इतने कम ईयर्स का डेटा लेंगे और इतने ज़्यादा का, तो उसमें भी ग्रोथ में फ़र्क आएगा। नाउ द अनदर पॉइंट इज दी डेटा माइट बी एग्रीगेट। अब डेटा जो है वो एग्रीगेट होता है, यानी कि जमा हुआ होता है ओवरऑल इकोनॉमी का, और उससे इग्नोर किया जा रहा होता है पर कैपिटा इनकम से। अब ये इसके मुताबिक क्या हुआ कि नेशनल इनकम तो किसी कंट्री की बढ़ रही है, ओवरऑल तो लग रहा है जैसे नेशनल इनकम कंपनी की बढ़ रही है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो डाउन हो रही है। वो क्यों डाउन हो रही है, उसकी वजह ये कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ऐसा लग रहा है कि नेशनल इनकम बढ़ी। जारी बात है जब भी किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी इन मनी टर्म्स में तो बढ़ेगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम गिर रही है। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है, पर कैपिटा इनकम का मतलब है जितनी भी ओवरऑल जो इनकम है कंट्री की उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन ऑफ दी कंट्री, यानी पर पर्सन इनकम कितनी है। इसका मतलब ये कि पर पर्सन इनकम, जो पर पर्सन इनकम है ओवरऑल कंट्री की वो गिर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ओवरऑल कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो बढ़ रही है। तो इसको कहा जा रहा है कि एग्रीगेट के हिसाब से डेटा को लिया जा रहा है, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है उसको इग्नोर किया जा रहा है। नाउ द लास्ट वन इज दी इफ नेशनल इनकम इज ग्रोइंग 5% पर एनम,
द पॉपुलेशन, अब ये कि नेशनल इनकम तो ग्रो हो रही है 5%। अब दिखने में लग रहा है कि 5% नेशनल इनकम बढ़ रही है, लेकिन अगर उसी कंट्री की पॉपुलेशन देखी जाए तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और वो 6% बढ़ रही है। तो असल में क्या हो रहा है, असल में तो पर कैपिटा इनकम गिर रही है। पर कैपिटा इनकम की फिर आगे नीचे बात आ गई कि पर कैपिटा इनकम तो 1% नीचे गिर रही है, क्योंकि पॉपुलेशन 6% से बढ़ रही है और नेशनल इनकम ग्रो हो रही है 5%। कम से कम नेशनल इनकम जो है वो 6% ग्रो होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी 6% ग्रो हो रही है। तो ये तमाम जो है वो मिसरिप्रेजेंटेशन होती है। नेशनल जो डेटा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक का डेटा जो पूरी ओवरऑल इकोनॉमी का होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाता है। नाउ दी, और ये इसी की डिटेल यहाँ नीचे दी हुई है। नाउ दी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द जीडीपी। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है जीडीपी का। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी जो है वो वैल्यू है तमाम जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर, उसको हम कहते हैं जीडीपी, जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये कंट्री के इनसाइड होते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आएगा, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। ये है जीडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनसाइड कंट्री, इसी वजह से इसको कहा जा रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिकली इनसाइड कंट्री प्रोड्यूस हो रही है। तो जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, या जो एक पीरियड है उसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे, उसकी वैल्यू को, वो है जीडीपी, विच इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक। फ्लो ऑफ स्टॉक का कॉन्सेप्ट काफी हद तक वैसे ही है जो नॉर्मली फ्लो और स्टॉक का होता है। फ्लो स्टॉक का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की जो हालत है एक खास वक्त पे, उसको हम कहेंगे स्टॉक, और उसमें जो चेंजेस आ रही है उसको हम कहते हैं फ्लो। इसकी एग्जांपल नॉर्मल एक स्टॉक से समझें। अब जैसे एक बाल्टी है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो उसका स्टॉक है, और उसके ऊपर जो पानी नलके से आ रहा है वो उसका फ्लो है। फ्लो से क्या हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रही है, पानी बढ़ रहा है। तो इसी तरह से स्टॉक भी एक्यूमुलेट भी हो सकता है, डिप्लीट भी हो सकता है। एक्यूमुलेट हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर फ्लो आ रहा है तो क्या होगा, स्टॉक में इजाफा हो रहा है, चेंजेस हो रही है। और जाहिर बात है, अब अगर उसका यूज किया जाता है, स्टॉक में कभी भी आ सकती है, डिप्लीट भी हो सकता है। तो इसी तरह से इकोनॉमी के अंदर भी स्टॉक होता है और उसका फ्लो होता है। नाउ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग जीडीपी। अब 3 तरीकों से जीडीपी को मेजर किया जाता है। पहला है प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है कि वैल्यू ऐड की जाती है, हर एक स्टेज के ऊपर वैल्यू ऐड होती जाती है। तो उस तरीके से इसमें इसको मेजर किया जाता है। वैल्यू एडेड की नीचे डिटेल आ रही है तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि क्या है। जबकि एक्सपेंडिचर मेथड्स में क्या होता है कि सम अप किया जाता है, यानी जमा कर लिया जाता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। फाइनल गुड्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं इकोनॉमी में, उनको सम अप कर लिया जाता है, उनको जमा कर लिया जाता है। अब इसमें कंजम्पशन भी, स्पेंडिंग भी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग भी होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी होती है, और नेट एक्सपोर्ट्स वगैरह भी शामिल होती है। इन तमाम चीज़ों को जमा कर लिया जाता है और जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जो है वो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। नाउ द लास्ट वन इज द फैक्टर इनकम मेथड। इसमें क्या होता है, सम अप कर लिया जाता है जितनी भी इनकम अर्न होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन तमाम फैक्टर्स से जितनी भी इनकम आ रही होती है, उन तमाम इनकम को हम जब जमा करते हैं तो हमारे सामने जो फिगर आती है वो होती है जीडीपी की, और वो फैक्टर इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। तो ये 3 मेथड है। अच्छा, अब जो पहला वाला मेथड था उसकी समझने के लिए वैल्यू एडेड को समझना भी जरूरी है कि वैल्यू एडेड है क्या। वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड सप्लाईज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग देम। यानी कि जो सामान बना, जो चीज़ बन के तैयार हुई वो, और जो उसका रॉ मटेरियल वगैरह था, उसकी जो कॉस्ट आई थी, जो सामान को बनने में जितना भी सामान, जो चीज़ बन गई, जो एक गुड बन के तैयार हो गया, जो एक प्रोडक्ट बन गई, अब उसकी जो वैल्यू है, और जाहिर बात है जो उसका रॉ मटेरियल था, उन दोनों की कीमत में फ़र्क है। जैसे रोटी है और आटा है, आटा जाहिर बात है सस्ता है रोटी के मुकाबले में, तो जो फ़र्क है उसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड। उसी फ़र्क को हम वैल्यू एडेड कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि if a firm spends 500 rupees making a good inputs and sell it products for rupees, then the value added is the 250। यानी कि अब एक फर्म जो है वो 500 रुपीज़ स्पेंड करती है एक सामान बनाने में,
किसी चीज़ को बनाने में एक फर्म जो है वो 500 रुपये का खर्चा करती है और फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो 750 रुपये में बेचती है, तो वैल्यू एडेड क्या हुई? 250 रुपीज़। उसने वैल्यू ऐड किया 250 रुपये का, 500 रुपये लगाए और 750 में बेची, यानी 250 रुपये की वैल्यू एडिशन हो गई। इसी तरह से रोटी और आटे की भी मिसाल ले सकते हैं कि सपोज एक रोटी बनने में 8 रुपये की कॉस्ट आती है और वो रोटी बिकती है 12 रुपये में, तो 4 रुपये जो है वो वैल्यू एडिड हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है। और इसकी एक और डेफिनेशन भी दी गई है यहाँ पे कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। हर स्टेज पे प्रोडक्शन प्रोसेस के जो वैल्यू ऐड हो रही होती है उसको भी हम वैल्यू एडिड कहते हैं। तो ये है वैल्यू एडिड का कॉन्सेप्ट। नाउ द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब दो तरह के गुड्स यहाँ दिए गए हैं कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स तो बहुत आसान है, वो गुड जो यूज़ करता है कंज्यूमर, डायरेक्टली यूज़ करता है कंज्यूमर, उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स। जो पूरी तरह से तैयार हुई हुई चीज़ है उसको हम कहते हैं फाइनल गुड। जबकि जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं वो एज एन इनपुट के तौर पे यूज़ होते हैं या फिर कंपोनेंट के तौर पे यूज़ होते हैं किसी और चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर। इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं जो रॉ मटेरियल भी नहीं होते, ना फाइनल गुड होते हैं, बल्कि उनके दरमियान के होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी गाड़ी के पार्ट्स की मिसाल लीजिए। अब जो पार्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो मेटल से बना हुआ है, ना वो कोई मेटल है, मेटल की मतलब एक रॉ फॉर्म भी नहीं है, वो एक पार्ट है, वो इंटरमीडिएट गुड है। अब वो गाड़ी में लगेगा और गाड़ी के लिए जारी बात है वो बनाया गया है, ऑलरेडी उसके ऊपर एक प्रोसेस अप्लाई हो चुका है प्रोडक्शन का, उसको एक पुर्जा बना दिया गया है, लेकिन अभी वो फाइनली तौर पे तब उसको यूज़ किया जाएगा जब वो किसी और उसको एज अ कंपोनेंट यूज़ किया जाएगा, एज अ पार्ट यूज़ किया जाएगा, पुर्जे के तौर पे उसको यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे ही गुड को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में फ़र्क है। गाड़ी जो है वो फाइनल गुड है और उसके जो पुर्जे हैं वो इंटरमीडिएट गुड है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैल्यू एंड द वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड और टोटल वैल्यू के दरमियान फ़र्क की एक एग्जांपल दी गई है। फर्म ए जो है वो प्रोड्यूस करती है स्टील, स्टील प्रोड्यूस करती है, स्टील बनाती है रॉ आयरन से, यानी कि रॉ आयरन से उसने स्टील बनाया एक फर्म ने, पहली वाली फर्म ने, और उसको सेल किया उसने 1 लाख रुपीज़ का बी फर्म को। बी फर्म ने क्या किया, उस स्टील को ख़रीदा 1 लाख रुपीज़ का, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस किया और उससे कार की बॉडी बनाती और उसको सेल किया 2 लाख रुपीज़ में। ना दी फर्म सी ने क्या किया, कार की बॉडी जो है वो ख़रीदी और उस पे ऊपर दूसरे पार्ट्स ऐड किए और उस कार को बेच दिया। जो कंप्लीट कार तैयार हुई वो बिकी 4.5 लाख में। नाउ दी वैल्यू एडेड और दी जीडीपी। अब अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो पहली ट्रांजैक्शन हुई 1 लाख की, पहली जो फर्म ने बेची वो बेची 1 लाख में, दूसरी फर्म ने बेची 2 लाख में, तीसरी फर्म ने बेची 4,50,000 में, जो फाइनली जो गाड़ी बेची। सो दिस टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस आर दी is the 7,50,000, but the GDP is the GDP असल में क्या है, GDP ये नहीं होगी, इसको हम GDP नहीं कहेंगे। GDP क्या होगी, सम ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच ऑफ द फर्म। हर फर्म ने जो वैल्यू ऐड की है उसको हम कहेंगे GDP। पहली फर्म ने क्या वैल्यू ऐड की, 1 लाख की, उसने कितने में बेचा था, 1 लाख में। नाउ दूसरी फर्म ने जो वैल्यू ऐड की वो भी 1 लाख की। अच्छा, अब जो पहली फर्म ने बेची 1 लाख की बेची थी, लेकिन दूसरी फर्म ने बेची 2 लाख की। अब डायरेक्टली अगर हम 2 लाख ऐड करेंगे तो वो वैल्यू एडिशन नहीं कहलाएगी, बल्कि वो तो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो 2 लाख में से हम 1 लाख माइनस कर रहे हैं, उतनी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं जितने पे बी फर्म ने खरीदी थी। तो 2 लाख माइनस 1 लाख, तो 1 लाख हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एडिशन। नाउ द थर्ड फर्म ने क्या किया, 4,50,000 में बेची है और खरीदी कितने में थी, 2 लाख में। तो 2 लाख को माइनस कर देंगे 4,50,000 से, तो 2,50,000। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे जब, तो हमारे पास 4,50,000 GDP आ जाएगी, विच इज़ ऑल्सो द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर ऑन कार। यानी कि फाइनल जो कार खरीदी है कंज्यूमर ने वो कितने में खरीदी है, 4,50,000 में। 3 फर्म में, 3 कंपनीज में के अंदर वो कार जो है वो स्टेप बाय स्टेप तैयार हुई है, लेकिन फाइनली वो बिकी है 4,50,000 में। तो 4,50,000 ही GDP के अंदर ऐड किया जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी दी गई है। 29th लेक्चर है जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंटिन्यूड।
पिछले लेक्चर में भी बात हुई थी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बारे में और नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था। अब कुछ और यहाँ पे टर्म्स दी गई है, जो कि पहली टर्म है जीडीपी एट फैक्टर एंड मार्केट प्राइसेस। अब जीडीपी तो आपकी समझ में आ गया होगा अगर आपने पिछला लेक्चर देखा कि जीडीपी किसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू जो होती है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर प्रोड्यूस हुए होते हैं, उसको कहा जाता है जीडीपी। लेकिन जीडीपी एट फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस में फ़र्क होता है। अब पिछले लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि फर्म ने जब एक गाड़ी प्रोड्यूस की तो उसके बाद उसको वो 4.5 लाख में सेल करना चाह रहे थे। तो जो 4.5 लाख में वो सेल करना चाह रहे थे वो है फैक्टर प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। उस प्राइस को अगर हम ऐड करेंगे तो जीडीपी बनेगी फैक्टर प्राइस के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है, जैसा कि आपको पता होगा, और ख़ासतौर पर गाड़ियों पे तो काफ़ी टैक्स लगते हैं। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है 4.5 की गाड़ी 5 लाख में हो जाती है, 50,000 का टैक्स लगाती है, तो वो हो जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसी वजह से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो हम माइनस कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते हैं और ये कंजम्पशन के ऊपर लगते हैं, इनकम के ऊपर नहीं लगते। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको बताया गया था, अब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, बहुत आसान है। जीडीपी जब निकल जाती है तो उसके बाद डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को माइनस कर दिया जाता है। ये डेप्रिसिएशन क्या है, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ ली है तो आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गई होगी। ये वही वाली डेप्रिसिएशन है जो अकाउंटिंग के अंदर है, लेकिन अगर नहीं पढ़ी तो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन जो है एक्चुअली जो मशीनरी जितने भी कैपिटल यूज़ होता है, जब वो यूज़ होता है तो सारी बात है उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती चली जाती है। तो वो जो कमी आती चली जाती है उसकी डेप्रिसिएशन निकलती है, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में से जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है उसमें से कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकलती। लेकिन जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाली जाती है जीडीपी में से, जीडीपी के बाद, तो उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं जब हम डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस कर देते हैं। नाउ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक बात हो रही थी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद आता है नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट में है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इसका जो निकालने का तरीका होता है वो ये है कि हम जीडीपी में ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। अब जीडीपी क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जीएनपी अगर निकाली जा रही है तो पाकिस्तान की जीडीपी में हम प्लस करेंगे जितने भी पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज़ में हैं और वो वहाँ से जितनी इनकम भेज रहे हैं यहाँ पे, जितनी भी इनकम उन्होंने भेजी यहाँ पे उसको हम ऐड कर देंगे। और पाकिस्तान में जितने भी फॉरेनर रह रहे हैं वो जितनी भी इनकम यहाँ से कमा के बाहर भेज रहे हैं उसको हम माइनस कर लेंगे। तो उन दोनों का जो फ़र्क होगा उसको हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। तो पाकिस्तानियों ने बाहर से कमा के जितना यहाँ भेजा उसको ऐड किया जाएगा और फॉरेनर्स जितने यहाँ रह रहे हैं उन्होंने यहाँ से कमा के जितना भेजा बाहर अपने कंट्रीज़ में उसको हम माइनस करेंगे, तो उसको हम कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फिर हमारे पास जीएनपी आ जाएगी। एक्चुअली जीएनपी रिप्रेजेंट कर रही होती है जो नेशनल होते हैं, किसी भी कंट्री के नेशनैलिटी रखने वाले लोग जितना कमाते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब जाहिर बात है जो पाकिस्तानी है चाहे पाकिस्तान से बाहर भी है लेकिन वो पाकिस्तान में इनकम भेजते हैं तो उसको हम शामिल कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो फॉरेनर रह रहे हैं वो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट नहीं है लेकिन वो इनकम क्या भेज करते हैं यहाँ पे कमा के बाहर भेजते हैं, तो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नाउ दी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बाद हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, जिस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते थे। सो द नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जीएनपी जो हमने ऊपर निकाली इसी जीएनपी को लेंगे और इसमें से हम डेप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस कर देंगे। जो डेप्रिसिएशन आपको बताया गया था कि जो मशीनरी वगैरह यूज़ होती है उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती चली जाती है, तो उसको हम कैलकुलेट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगी। नाउ दी नेशनल इनकम किसको कहा जाता है? अब नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही कहा जाता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। नाउ दी नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है।
अब है रियल जीडीपी एंड दी नॉमिनल जीडीपी। अब ये कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में भी आया था, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया था इसके बारे में, जब नॉमिनल और रियल डेटा की बात हुई थी और ये कहा गया था कि आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी क्या है ये तो आपको पता ही है, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर। अब फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। एक इकोनॉमी के अंदर 5 कार प्रोड्यूस हुई, ऐसा तो जाहिर बात है हज़ारों लाखों गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे एक कंट्री के अंदर 5 कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं। हर कार की जो प्राइस है वो है 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस आ गई। अब हुआ क्या, एक साल बाद हर गाड़ी की प्राइस में जो है वो इजाफा हुआ। अब 25 लाख रुपीस की 5 कार्स प्रोड्यूस हो गई थी, 5 गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो गई, 25 लाख आ गए। लेकिन जब एक साल गुजरा, एक साल गुजरने के बाद क्या हुआ, एक साल गुजरने के बाद भी 5 कार्स ही प्रोड्यूस हो रही हैं, और इन्फ्लेशन होने की वजह से, महंगाई होने की वजह से क्या हुआ, उन गाड़ियों की जो कीमत है वो 5 लाख से 6 लाख हो गई। यानी कि जहाँ 25 लाख जीडीपी प्रोड्यूस थी, जीडीपी का अमाउंट 25 लाख आ रहा था, अब जीडीपी का अमाउंट क्या आ रहा है वो 30 लाख रुपीस, 1 लाख इंक्रीज होने की वजह से प्राइस में। तो ऐसा लग रहा है जैसे जीडीपी में इजाफा हो गया, जहाँ 25 लाख जीडीपी थी पिछले साल, इस साल 30 लाख जीडीपी आ गई। लेकिन असल में क्या हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हो रहा है, यानी मनी वैल्यू में तो इजाफा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इजाफा हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, जबकि असल जो जीडीपी है वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। 5 कार पिछले साल भी प्रोड्यूस हो रही थी, इस साल भी 5 कार प्रोड्यूस हो रही है, तो असल जीडीपी में कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी उसकी जो प्राइस है इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उसमें इजाफा होता जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी में इजाफा हो रहा है, लेकिन रियल जीडीपी में कोई इजाफा नहीं हो रहा। लेकिन अगर 5 कार्स की जगह 6 कार्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए इकोनॉमी में, तो उसको हम कहेंगे रियल जीडीपी के अंदर इजाफा हो रहा है। अब हमारे कंट्री में भी अक्सर इस दौरान तो यही हो रहा है कुछ सालों से, खासतौर पर लास्ट डेकेड में यही हुआ है कि गाड़ियों की प्रोडक्शन इतनी नहीं हुई जितनी उनकी प्राइस के अंदर इजाफा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जीडीपी में इजाफा, अगर हम उसको जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे जीडीपी में इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो एक तरह से नॉमिनल वैल्यू में इजाफा हो रहा है, रियल वैल्यू में इजाफा नहीं हुआ। तो रियल जीडीपी में तभी इजाफा होगा जब प्रोडक्शन में इजाफा होगा, जबकि नॉमिनल वैल्यू में इजाफा सिर्फ इन्फ्लेशन की बेस पे भी हो सकता है, महंगाई की बेस पे भी इजाफा हो सकता है। नाउ द प्राइस डिफ्लेटर। अब प्राइस डिफ्लेटर को यूज़ किया जाता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्लेशन का प्रोसेस कहा जाता है, जब नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये दोनों टर्म्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब जीडीपी डिफ्लेटर का जो फार्मूला है वो है, नॉमिनल जीडीपी को हम रखते हैं ऊपर और उसको हम डिवाइड कर देते हैं रियल जीडीपी से। अब प्राइस डिफ्लेटर जो है वो एनेबल्स करता है कि हम मूव कर सकें नॉमिनल से रियल जीडीपी में, एंड इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द चेंज इन प्राइस फ्रॉम द बेस और द बेंचमार्क ईयर, यानी बेस ईयर से हम ईयर ए तक आ जाएं। अ गिवन वैल्यू ऑफ सम एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर 2 ईयर्स। अब इसका जो फार्मूला है, रियल जीडीपी ईयर ए इज इक्वल्स टू द नॉमिनल जीडीपी ईयर ए मल्टीप्लाई बाय दी, अब ये पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स हम बेस ईयर का लेंगे, उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे प्राइस इंडेक्स ईयर ए का, तो फिर हमारे सामने रियल जीडीपी ईयर ए की आ जाएगी। इस फार्मूले के थ्रू हम इसको कन्वर्ट करेंगे, और इसी की यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। नाउ दी पर कैपिटा इनकम क्या है। अब ये पर कैपिटा इनकम भी पिछले लेसन में इसका थोड़ा सा हिस्सा आया था। पर कैपिटा इनकम सिंपली इज द टोटल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी, यानी जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में उनसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल जीडीपी को उस कंट्री की। टोटल जीडीपी क्या है वो तो आपको पता ही है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जब नंबर ऑफ द पीपल से, तो हमारे सामने आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। अब एक यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि चाइना की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है, जाहिर बात है स्विट्ज़रलैंड की वो तकरीबन
जो यहाँ दी गई है वो 160 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 160 गुना तकरीबन ज़्यादा है। तो हो सकता है किसी कंट्री की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो, यानी पर पर्सन इनकम बहुत कम हो। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की, ज़ाहिर बात है आबादी ज़्यादा होने की वजह से लगता होगा वहाँ की जीडीपी बहुत ज़्यादा है। चाइना है, इंडिया, इन कंट्रीज़ की जीडीपी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन आबादी ज़्यादा होने की वजह से इनकी जीडीपी ज़्यादा है। लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो उनकी पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम बहुत कम होती है। नाउ द परचेसिंग पावर पैरिटी। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम तरीन कॉन्सेप्ट है परचेसिंग पावर पैरिटी का मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है इसको पीपीपी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। इससे क्या होता है कि अमाउंट ऑफ गिवन इनकम, अमाउंट ऑफ इनकम इन वन कंट्री माइट नॉट बी एबल टू परचेज दी। एक अमाउंट जो इनकम का हो सकता है कि एक कंट्री में एक अमाउंट से हम जो चीज़ खरीद रहे हैं एक कंट्री में, हो सकता है वो दूसरे कंट्री में उसी अमाउंट से उतनी चीज़ें हम ना खरीद सकें। तो ये उस कॉन्सेप्ट को शो करता है परचेजिंग पावर पैरिटी से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी हुई है कि चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1/160 है, यानी कि अब चाइना के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। एंड चाइना पर कैपिटा इनकम डज नॉट नीड टू ग्रो 160 टाइम इन ऑर्डर टू। अब यही बात दी गई है कि चाइना के अंदर बहुत सस्ते गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अब स्विट्ज़रलैंड की जो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दी गई है वो दी गई है 160 गुना ज़्यादा है चाइना से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चाइना को अपनी पर कैपिटा इनकम जो है वो 160 गुना बढ़ानी पड़ जाए स्विट्ज़रलैंड की तरह। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चाइना में बहुत सस्ते गुड्स एंड सर्विसेज हैं। जितनी चाइना के अंदर पर कैपिटा इनकम है वो चाइनीज़ के हिसाब से एनफ है, लेकिन उतनी ही पर कैपिटा इनकम जाहिर बात है स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से एनफ नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में बहुत महंगे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन वहाँ की पर कैपिटा इनकम है। अक्सर आपने ये तो सुना होगा कि पाकिस्तान में महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में है या फिर दुबई वगैरह में है। तो उसका रीज़न ही यही होता है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है। अब स्विट्ज़रलैंड की यहाँ पे मिसाल दी जा रही है, वहाँ 160 गुना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो जाहिर बात है महंगाई इसी वजह से वहाँ ज़्यादा है कि वहाँ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो वहाँ पर कैपिटा इनकम होने की वजह से वहाँ के लोगों को वहाँ की महंगाई ज़्यादा लगती नहीं है। जबकि अगर हम यहाँ से देखेंगे, हम अपनी पर कैपिटा इनकम के मुताबिक कंपेयर करेंगे वहाँ की महंगाई को, तो हमें यहाँ की महंगाई कम लगती है। इस वजह से कम लगती है क्योंकि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम के ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के लोगों को वहाँ की महंगाई ज़्यादा लगती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी पर कैपिटा इनकम कम है कि हमें यहाँ की महंगाई भी अपनी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमें बहुत लगती है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी का, इस चीज़ को मेजर करने के लिए। नाउ वी हैव दी पर कैपिटा इनकम। ये तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसका मतलब क्या है कि नेशनल इनकम को डिवाइड कर देंगे जब हम टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम हम हासिल कर लेते हैं। नाउ दी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? पर्सनल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल इनकम होती है ये वो टोटल अमाउंट होता है जो रिसीव करता है कोई इंडिविजुअल अपने डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिप्लॉय करते हुए, जो उसकी मिल्कियत होते हैं, उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम। जो पर्सनली एक इनकम, पर्सनली किसी की इनकम होती है उसको हम कहते हैं पर्सनल इनकम। नाउ द डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या है? जब पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को निकाल दिया जाता है उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख किसी की इनकम है, पर्सनल इनकम है, अब उसने 10,000 का टैक्स पे किया, तो जो 10,000 टैक्स पे करने का 90,000 इनकम आई वही डिस्पोजेबल इनकम, उसको हम कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम। नाउ द ड्रॉबैक्स ऑफ जीडीपी बेस्ड मेजर। अब इस जीडीपी जब मेजर की जाती है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाएँ और हर चीज़ इसमें मेजर हो जाए। तो पहली जो इसकी डेफिनेशन एक्चुअली जो दी गई है उसके मुताबिक ये कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है, उन एक्टिविटीज़ को जो पैसे लेकर की जाती हैं। अब कोई घर के काम करती है, कोई फीमेल खाना वगैरह पकाना या सफाई वगैरह, अब कोई मासी काम करती है तो सारी बात है उसका तो वो पैसे देगी। लेकिन अगर घर का काम कोई फीमेल खुद कर रही है अपनी, तो उसके लिए वो कोई पैसे नहीं देगी, तो उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से और भी कई सारी चीज़ें होती हैं उसको हम शामिल नहीं करते हैं, जिन कामों के पैसे नहीं लिए जाते। और इसी तरह
कई सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो होती तो पैसे लेकर है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होता। और हमारे कंट्रीज़ में तो आप जानते ही हैं कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड की नहीं जाती, तो वो भी जीडीपी के अंदर मेजर नहीं हो पाती, उनको भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। इसके अलावा ब्लैक और इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो स्मगलिंग वगैरह हो रही है, सामान जो ये ब्लैक के अंदर सेल हो रहा है इलीगल तरीके से, वो भी जीडीपी के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाता। और जीडीपी बेस्ड मेजर ऑफ वेलफेयर और लिविंग स्टैंडर्ड आल्सो नीड टू बी करेक्टेड विद द एक्सटर्नैलिटीज। इसके अलावा एक्सटर्नैलिटीज जो होती हैं, एक्सटर्नैलिटीज का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है पीछे वो, तो एक्सटर्नैलिटीज को भी सामने रखना जरूरी होता है। लेकिन जीडीपी में होता क्या है कि एक्सटर्नैलिटीज को भी इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिए उससे आप समझ में आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री की जीडीपी तो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, जब प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्रीज के अंदर, चिमनी वगैरह के थ्रू पॉल्यूशन फैल रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज ख़राब हो रहे हैं। अब वैसे तो नए जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन होने की वजह से जीडीपी ओवर स्टेट कर रही है परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, और इग्नोर कर रही है सीरियस किस्म के लॉन्ग टर्म जो रिस्क हैं उसको। जाहिर बात है वो लॉन्ग टर्म रिस्क है, नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, दरख्त वगैरह। हमारे कंट्री की अगर हम मिसाल लें, यहाँ पे दरख्त नहीं लग रहे और प्रोडक्शन अगर बढ़ती जा रही है, उससे जो पॉल्यूशन फैल रही है, तो ये तमाम चीज़ें जो है उससे क्या हो रहा है कि एक तरफ तो लग रहा है कि जीडीपी में इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन जब नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो एक्सटर्नैलिटीज़ जो फैल रही है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, उससे क्या हो रहा है कि एक तरफ लगता रहा है कि जीडीपी फैल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क उससे पैदा हो रहे हैं फ्यूचर के लिए। 30 लेक्चर है जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। So the first topic is the key variables of the macroeconomic model। तो कौन कौन से की वेरिएबल्स हैं? कुछ की वेरिएबल्स होते हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक को इक्विलिब्रियम पहुंचने में मदद करते हैं। अब वो की वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं किसी भी एक इकोनॉमिक मॉडल के? वो की वेरिएबल्स हैं वाई, विच इज़ द इनकम। वाई का मतलब होता है इनकम को कहा जाता है वाई। सी कहा जाता है कंजम्पशन को। एस कहा जाता है सेविंग्स को। आई इज द इन्वेस्टमेंट जो कि फर्म करती है। टी इज द टैक्सेस जो टैक्स लगाया जाता है। जी इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जो भी खर्चा करती है गवर्नमेंट। एम इज़ द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के लिए एम की एब्रीवेशन यूज़ की जाती है, एंड एक्सपोर्ट के लिए एक्स की एब्रीवेशन यूज़ की जाती है। नाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ, सर्कुलर फ्लो क्या है? आपने पहले भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन सर्कुलर फ्लो है क्या? एक्चुअली इसके अंदर मूवमेंट होती है। जो गुड्स होते हैं वो रिसीव करता है हाउस होल्ड, और उसके लिए जारी बात है वो पे करता है, और जो फर्म होती हैं वो सप्लाई करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले उनको मिलते हैं पैसा, उन तक मिलता है। तो एक पूरा का पूरा एक सर्कुलर फ्लो जा रहा है। पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं फर्म को, और जाहिर बात है वो सप्लाई कर रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो पूरा का पूरा एक सर्कुलर फ्लो है, और इस सर्कुलर फ्लो के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है लीकेज और इंजेक्शन का। अब ये आपने सर्कुलर फ्लो तो पढ़ा था, लेकिन लीकेज और इंजेक्शन नहीं पढ़ा था। इसके अंदर कुछ लीकेज भी होती है और इंजेक्शंस भी होते हैं। लीकेज या फिर जिसको हम विड्रॉल भी कहते हैं, लीकेज को विड्रॉल भी कहा जाता है। लीकेज असल में है क्या? इसका मतलब है इनकम का यूज़ करना। जो हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम को कुछ इस तरीके से यूज़ करें कि रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक फर्म को ना मिल सके, इस तरीके से अपनी इनकम का यूज़ करें हाउस होल्ड के। यानी कि अब जो फर्म ने, डोमेस्टिक फर्म ने जो चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, अगर हाउस होल्ड वो ख़रीद लेते हैं तो पैसा कहाँ जाएगा? हाउस होल्ड का फर्म के पास जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं खरीदते जो डोमेस्टिक फर्म ने प्रोड्यूस की हैं, तो वो एक तरह की लीकेज आ रही है सर्कुलर फ्लो के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं लीकेज या विड्रॉल। और जाहिर बात है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? सेविंग्स शामिल है, कोई पैसा सेव कर देता है बैंक में, टैक्स है, या वो इम्पोर्ट कर लेता है, बाहर से कोई चीज़ मंगाता है। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो लीकेज के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि क्या हुआ, इससे डोमेस्टिक फर्म को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा लग रहा है, हाउस होल्ड ने पैसा तो खर्च किया, लेकिन वो पैसा डोमेस्टिक फर्म की किसी चीज़ में नहीं हुआ स्पेंड। इंजेक्शंस क्या है? अच्छा, इंजेक्शंस भी होती हैं। इंजेक्शंस का मतलब ये कि पेमेंट्स टू फर्म्स, यानी कि फर्म्स को पेमेंट्स मिलती हैं, लेकिन वो पेमेंट्स हाउस होल्ड के थ्रू नहीं मिलती,
वो पेमेंट्स मिल सकती हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है या फिर फर्म अपनी इन्वेस्टमेंट करती है या फिर एक्सपोर्ट कर देती है। तो उस तमाम चीज़ों के जरिए जो भी फर्म्स को पेमेंट्स मिलती है उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। तो सर्कुलर फ्लो के अंदर इंजेक्शन भी होती रहती है और वो लीकेज भी होती रहती है, इसको हम कहते हैं इंजेक्शन एंड लीकेज। Now the injection and leakage, after the injection and leakage there is a macroeconomic equilibrium, the classical view and the Keynesian view। अब जो क्लासिकल और Keynesian view का जो फर्क है मैक्रोइकोनॉमिक इक्विलिब्रियम उसको समझते हैं। सो क्लासिकल के मुताबिक इक्विलिब्रियम तब होगा मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर जब एस बराबर होगा आई के, यानी कि सेविंग्स बराबर होगी इन्वेस्टमेंट के। सेविंग्स आपको पता क्या होती है, बैंक में सेविंग करवाना उसके बदले इंटरेस्ट लेना, और इन्वेस्टमेंट जाहिर बात है वही फंड्स, वही लोनेबल फंड्स जो है वो फर्म्स लेती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सेविंग लाजमी बराबर होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट जितने भी उसके एक्सपेंडिचर वगैरह हैं वो बराबर होने चाहिए उसके टैक्स के, और इंपोर्ट जो है वो बराबर होनी चाहिए एक्सपोर्ट के। यानी एस बराबर लाजमी हो आई के, जी बराबर हो लाजमी टी के, और एक्स बराबर हो लाजमी एम के। ये कहना था क्लासिकल का, तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जबकि किन्सियन ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि एस बराबर जो वो टी आई के है, यानी कि सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर है, या फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर टैक्स के बराबर है, या फिर इम्पोर्ट टैक्स के बराबर है। किन्सियन के मुताबिक एस टी एम बराबर होना चाहिए आई जी एम के, यानी कि सेविंग टैक्स और इम्पोर्ट बराबर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दी एक्सपोर्ट के। तो इन तीन चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों के ओवरऑल बराबर होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। इसके अलावा हम कीन्स के इक्विलिब्रियम को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए एस विच इज द एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई विच इज द इनकम इज इक्वल्स टू द एग्रीगेट डिमांड एंड इज इक्वल्स टू, वो बराबर है किसके बराबर होना चाहिए, सी विच इज द कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट विच इज द एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये दोनों बराबर हो तब भी जो है वो, यानी असल चीज़ ये है कि जो विड्रॉल है वो हमेशा इंजेक्शन के बराबर होना चाहिए। ये है कीन्स का कहना। विड्रॉल में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, सेविंग आ गया जिसमें टैक्स आ गया, एंड डी इम्पोर्ट आ गया, और इंजेक्शन में आ गया इन्वेस्टमेंट आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया, एंड डी एक्सपोर्ट आ गया। तो विड्रॉल इंजेक्शन के बराबर होना चाहिए, ये कहा कीन्स ने। तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। अच्छा, अब इस जो इक्विलिब्रियम को हम कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वाई विच इज़ द इनकम बराबर है ED aggregate demand which is the expenditure is equals to the aggregate supply which is the output। तो इस तरह भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था कि इसका मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम के बारे में व्यू। नाउ द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम ये पहले भी आ चुका है। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो टैक्स निकालने के बाद जो हाउस होल्ड की इनकम होती है, इनकम माइनस टैक्स। इनकम में से जब पर्सनल इनकम में से टैक्स निकाल देते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ये वो इनकम होती है जो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल किसी की 1 लाख है, उसमें से 10,000 टैक्स निकाल दिया तो 90,000 हो गई डिस्पोजेबल इनकम, जिसको हम वाईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। वाईडी यानी डिस्पोजेबल इनकम। वाई इज फॉर इनकम एंड डी इज फॉर डिस्पोजेबल, सो वाईडी इज द डिस्पोजेबल इनकम। नाउ द कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, अब आपने डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपकी समझ में आ जाएगा कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। कंजम्पशन तो आपको पता है क्या है कि वो पैसा नेशनल इनकम का जो स्पेंड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को के ऊपर, जो डोमेस्टिक फर्म प्रोड्यूस करती है उसको खरीदने के लिए गिवन पीरियड ऑफ टाइम को, उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। इसको तो हम कहते हैं कंजम्पशन। जबकि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, इज अ स्केड्यूल रिलेटिंग टोटल कंजम्पशन टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। के टोटल कंजम्पशन और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जा रहा है, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपको बताई गई कि टैक्स निकालने के बाद जो इनकम बचती है उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो वो इनकम और टोटल कंजम्पशन, अब उसमें से कितना लोग कंजम्पशन करते हैं, यानी जो उनके पास टैक्स निकालने के बाद इनकम आ रही है वो इनकम और उस इनकम में से लोग जितना खर्च करते हैं, उन दोनों के दरमियान जो एक रिलेशनशिप बन जाता है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। और उसको इस टेबल की मदद से आप इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की 500 डिस्पोजेबल इनकम है और कंजम्पशन भी उसकी 500 है, तो उसको हम कहेंगे, तो वहाँ पे उसकी जो सेविंग होगी वो है 0 की। इसी तरह से डिस्पोजेबल इनकम किसी की 550 है लेकिन कंजम्पशन 540 है, तो 10 उसकी जो है वो सेविंग्स आएगी। इसी तरह से तो ये पूरा का पूरा एक रिलेशनशिप को शो किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन।
So now we have the marginal propensity to consume and the marginal propensity to save. So marginal का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा. ये बात पहले भी आ चुका है, वर्ड काफी बार पहले आ चुका है. मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा. सो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये हुआ कि एक्स्ट्रा अमाउंट दैट पीपल कंज्यूम व्हेन दे रिसीव एन एक्स्ट्रा डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. जब एक डिस्पोजेबल इनकम का एक्स्ट्रा डॉलर वो रिसीव करते हैं तो उसके बाद जितनी वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करते हैं उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम. एक्स्ट्रा किसी ने डॉलर रिसीव किया, उसके बाद एक्स्ट्रा जितना वो रिसीव करेगा, वो सॉरी कंज्यूम करेगा, उसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम. एंड द मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव इज द फ्रैक्शन ऑफ द एडिशनल डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट इज सेव्ड. मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव क्या है? फ्रैक्शन ऑफ द एडिशनल डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट इज सेव्ड. फ्रैक्शनल है एडिशनल डॉलर का डिस्पोजेबल इनकम के जिसको सेव किया जा रहा है. और मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम बराबर होता है 1 माइनस मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव के. ये इसका फार्मूला है. नाउ दिस सेविंग फंक्शंस. सेविंग फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन यील्ड्स द अमाउंट ऑफ सेविंग दैट हाउस ऑफ अ नेशन विल अंडरटेक एट ईच लेवल ऑफ इनकम. इसमें जो है वो अमाउंट होता है सेविंग का जो कि हाउस होल्ड किसी भी एक नेशन के अंडरटेक करते हैं ईच लेवल ऑफ इनकम के, हर एक लेवल के ऊपर इनकम के. और इसका जो फार्मूला है वो है C प्लस डी मल्टीप्लाई बाई वाई डी विच इज द डिस्पोजेबल इनकम. तो डीज में है MPS विच इज द मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव जो आपको ऊपर बताया गया था, एंड C इज द कंजम्पशन. अब कुछ फार्मूले देखते हैं कैलकुलेशन के बारे में. अब कैलकुलेशन ऑफ APC विच इज द एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, APS average propensity to save, and the MPC which is the marginal propensity to consume and the marginal propensity to save. अब average propensity to save consume का क्या फार्मूला है? which is the APC is equals to the C which is the consumption divided by the disposable income, and average propensity to save का फार्मूला है APS is equals to the saving divided by the disposable income. मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला है, मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा. तो अब आपने मार्जिनल की जब बात होगी तो इसमें देखें जो फार्मूले हैं दोनों मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम और सेव में दोनों में डेल्टा की बात हो रही है. डेल्टा जो आप जो यहाँ पे ये साइन देख रहे हैं ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसको डेल्टा कहा जाता है और इसका मतलब होता है चेंज आना. सो द चेंज इन द कंजम्पशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम, एंड द मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव इज द चेंज इन द सेविंग डिवाइडेड बाय द चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम. और इसका एक और फार्मूला ये भी है कि 1 माइनस MPC विच इज द मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम. तो ये था आज का लेसन.